अभी देखो ना तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए। पेशेंट्स आके बोलते हैं सर अभी थोड़ा सा ही गिरा और फ्रैक्चर हो गया। अगर बच्चा बाहर जाएगा ही नहीं तो हड्डी स्ट्रेंथन होगी कैसे? सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर बोन हेल्थ, इट्स फॉर ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट। सन इज द मेन सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। फोर्थ स्टैंडर्ड वाला बच्चा आके बोलता है अंकल आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड। फोर्थ स्टैंडर्ड 10 साल की उम्र रहेगी, 10 साल में क्या डिप्रेशन आ गया किड्स में? टू स्ट्रेंथन देयर बोन स्ट्रेंथ, व्हाट शुड बी द आइडियल डाइट? जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं किड्स में रिलेटेड टू बोन्स, वो मोस्ट कॉमन कौन कौन से होते हैं? फ्लैट फुट का जितना प्रेवलेंस है, क्लब फुट का उतना है, उससे ज्यादा है कि कम? अभी बच्चे मोबाइल का यूज भी बहुत, वो मोबाइल के यूज से जो बोनी प्रॉब्लम्स है ऐसा कुछ उनको होता है। न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको एकदम टाइट लपेट के क्लासिकल वो स्टाइल एकदम सीधा। सो इज इट गुड? आइडियली इट इज नॉट नीडेड। अगर आपको बांधना है तो उसकी भी एक टेक्निक है कि कैसे रैप करना है। अब का सबसे बड़ा चैलेंज ये नोक नी एंड बो लेग। पोस्ट कोरोना इफेक्ट इंसिडेंस ऑफ बो लेग एंड नोक नीज इज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड। नॉर्मल बच्चे को वॉकर देने की कोई जरूरत नहीं है। वॉकर कब इंडिकेट करते हैं? जब बच्चा 3 साल के बाद चलना नहीं सीखता, आपको असिस्टेड वॉकिंग की जरूरत है, तब एंड तब जरूरी है। नमस्कार, अनफिल्टर्ड फैक्ट्स विद डॉक्टर रवि प्रजापति में आपका स्वागत है। ऑर्थोपेडिक्स इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ब्रांच। आज के हमारे जो गेस्ट है वो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के एक्सपर्ट है, जिनका 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर कमलेश देव मुरारी। नमस्कार सर। थैंक यू रवि। सर, सबसे पहले एक तो आप मेरे काफ़ी सीनियर रह चुके हो, आप कोई सीनियर मेरे, और मैं काफ़ी सीखता भी हूँ आपसे डे टू डे, एवरी डे ऑलमोस्ट। सर, मेन जो ये टॉक है, ये अपने टॉक का पर्पस ये है कि जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, उसमें अवेयरनेस आए। वो खुद से जो सोशल मीडिया फीड करता है उनको, जो लोग डॉक्टर्स नहीं है वो उनको फीड करते हैं और वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बिलीव कर लेते हैं। सो द बेसिक पर्पस ऑफ आवर टॉक इज़ अवेयरनेस। और बहुत ही कॉमन है बच्चों के ग्रोथ को लेके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनके लेग्स, मेनली जो बो लेग्स रहते हैं। तो आज हम ये सारे जो कॉमन टॉपिक्स हैं उस पर बात करेंगे, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या एबनॉर्मल है, क्या नॉर्मल है। और सर, ये हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि हम सबसे यही बात करते हैं कि आपका डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको। सो इफ़ यू कैन प्लीज स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर ऑफ योर फैमिली, तो वो एक अलग ही स्ट्रगल रहता है। इफ वी कैन से इट्स अ स्ट्रगल। सो हाउ वाज योर स्ट्रगल? आपका एमबीबीएस, योर पीजी डेज, और जो उस टाइम पे आज से 20 साल पहले जो मोस्ट यूनिक ऑर्थोपेडिक ब्रांच, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, वो आपने कैसे चूज किया? पहले तो धन्यवाद रवि, आपने हमारा इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दिया। सो जर्नी वो स्टार्टेड वे बैक। हमारे पापा का सपना था कि आप डॉक्टर बनो, और उसका जो मेन उसका एम ये तो नहीं पता था अभी की सिचुएशन, लेकिन उनको पता था कि अपने पूरे जहाँ तक उसकी जनरेशन थी वो जनरेशन में कोई डॉक्टर बने नहीं थे। और आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज। मुझे याद है कि सपोज सर्दी और खांसी की भी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत जब होती थी, तब 15 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ता था। अच्छा। तो दिस वाज द फैक्ट। तो पता नहीं ये जो इंसिडेंस है और ये जो प्रॉब्लम्स कहो या चैलेंजेस कहो, तो पापा को रही होगी, राइट, है ना। दैट वाज द इंस्पिरेशन उनको था। डॉक्टर बनना मेरा सपना नहीं था, क्योंकि पता नहीं उस जमाने में अपना इतना विजन क्लियर नहीं था कि हम आगे जाके ये बने ये बने। हमारे ज़माने में एजुकेशन तो ऐसा था, जो पापा ने बोला वो करना है। राइट। तो
दैट वाज द इंस्पिरेशन कि नहीं पूरे ये बनो और दिस इज ए नोबेल एक्ट और वो नोबेल एक्ट का एक हिस्सा बनो. दैट राइट. वाज द मेन थिंग. सो जब आपने पूछा कि एजुकेशन, तो मेरे जो गांव था उसमें एक स्कूल थी, वहाँ पे 10th तक था. राइट. सो हम मेरे गांव से गोंडल के पास एक गांव है मोबिया करके, तो उसमें तो साइंस स्ट्रीमिंग था नहीं. सो वी वेंट टू सुपेडी. आई वेंट टू सुपेडी फॉर माई एजुकेशन 11th and 12th. तो मैं उसकी एक रोचक बात है मैं बताना चाहूँगा. जी सर. स्कूलिंग एजुकेशन कैसा था, एक क्लास था आर.डी. गोवाणी हाई स्कूल सुपेडी, जो मेरे गांव से आई थिंक 70 या 80 किलोमीटर्स दूर है. राइट. तो वहाँ हम रूम रेंट रख के वहाँ पे एजुकेशन 11 और 12 हमने वहाँ से किया. शॉर्ट में बताऊंगा, एक क्लास था 65 का, 65 लोग थे, 65 स्टूडेंट्स. या. तो उसमें से 15 फेल हुए 11th में और बचे हम 50 का एक बैच 12th का. और यू आर इमेज्ड कि 12th का जब रिजल्ट आया तो हम 25 हम मेडिकल में गए, 25 हम इंजीनियरिंग में गए. वाह. तो ये सुपेड़ी था, माने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, वो वहीं से सीखी. और वहाँ का एजुकेशन आप मानो कि स्कूल के जो टीचर थे ना, वो रात को 1 बजे आते थे देखने के लिए, पढ़ रहे हो ना, है ना. सो दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम. वो स्कूलिंग के एजुकेशन में थी. आपका बैच ऑफ सुपर 50. यस. अभी भी हम ऑल 50 आर कनेक्टेड राइट नाउ. कि हम 25 मेडिकल में, बाकी सब माना इट वाज 100%. दैट वाज अ मिरेकुलस रिजल्ट. इतना रिजल्ट था. राइट. MBBS, MS एंड फेलोशिप्स. सो MS मैंने जामनगर से किया, MBBS मैंने राजकोट से किया. देन आई डिड माई फेलोशिप इन मुंबई. देन आई वेंट टू Korea University for my specialism. Then I went to Cincinnati Children's and USA. Right. Then I started my practice. ये जर्नी में एक चीज़ है ऑब्जर्व की कि जो जब आप पास हो रहे हो इस जर्नी में, आपका जो मेन कोर था ना वो फिक्स है, वो माने वो एक तय है, तो ये जर्नी इजी रही. चैलेंजेस आते रहे लेकिन आपका कोर था ना वो एकदम मस्त है कि नहीं यार अपना मेन फोकस है वहां तक जाना है. अल्टीमेट गोल वाज क्लियर. सो जर्नी चैलेंजेस वाली रही लेकिन यू आर एंजॉयिंग द जर्नी. राइट. इसमें कोई बाधाएं आती रही लेकिन बाधाओं को आगे फेस करते रहे और अपने आप रास्ता खुलता रहा. उसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, मैंने कभी अपने गोंडल और राजकोट के बाहर का एरिया देखा ही नहीं था. आई नेवर केम टू अहमदाबाद. तो जब गोंडल से अहमदाबाद आ रहा था ना, तो वो जर्नी में जब मुझे बस भी याद है, वो उसका ड्राइवर का चेहरा भी याद है. क्या बात. जामजोधपुर अहमदाबाद की बस थी और वो विंडो थी, जिसकी बारी होती है ना विंडो, वहाँ पे देखता रहा अहमदाबाद कैसा होगा, वो जर्नी कैसी होगी. तो ये भी फीलिंग मुझे याद है. और जब मैं कोरिया गया, साउथ कोरिया, सेउल में, तभी मुझे ऐसा लग रहा था वाह ये गांव से हम कोरिया जा रहे हैं, क्या होगा क्या. राइट. है ना. लेकिन फिर भी अपने आप रास्ते मिल जाते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ. नहीं सी, अगर आपका अल्टीमेट मोटिव क्लीन है तो रास्ते मिल ही जाते सर. ऐसा ही हुआ. ऐसे रास्ते एकदम अपने आप खुल जाते. इसका भी मैं आपको शेयर करूं कि कोरिया यूनिवर्सिटी में जब आपको अप्लाई करना था ना, देयर आर 50 एप्लीकेशंस. राइट. और हमारी भी 50 में से एक होगी, मुझे भी पता नहीं. वो 50 में से एक ही सिलेक्ट करना था. कैसे, कब, क्यों कुछ पता नहीं है, बट सिलेक्टेड. राइट. तो मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि ये इट्स योर इंटेंशन इज क्लियर. यस. वन, योर माइंड इज क्लियर, योर हार्ट इज प्योर, और इफ यू आर डायनामिज्म इन योर एक्शन, रास्ते मिल जाते हैं. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. सी इट्स अल्टीमेटली आपकी नीयत साफ है तो चीज़ें मतलब भले थोड़ा स्ट्रगल हो या ना हो बट मिल जाती है. प्योरिटी इन योर हार्ट, दैट इज द मेन व्हाट आई लर्न. राइट. और वो तो हम आपके प्रैक्टिस में भी देखते हैं. सो
सर अभी फॉर द कॉमन पीपल हु आर वाचिंग अस, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है? एक जनरली लोगों ने ऑर्थोपेडिक्स ही सुना होता है कि भाई हड्डी का प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाना है ऐसे। सो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक क्या है और मोस्टली वो किस चीज़ों में डील करता है? पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, पहले तो ये वर्ड का मतलब समझते हैं। सो अगर आप उसको डिवाइड करो, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, उससे पहले ऑर्थोपेडिक्स पे आते हैं। यस। तो ऑर्थोपेडिक्स दो पार्ट, ऑर्थोस पेडिक्स, पिडास। तो अगर उसका मीनिंग आप लैटिन में देखो तो ऑर्थो माने, पिडास माने चिल्ड्रंस, बच्चे, और ऑर्थो माने टू मेक इट स्ट्रेट। एक्चुअली ऑर्थोपेडिक्स का रियल मतलब ही है, वो वही ब्रांच थी, उसे इवोल्व हुआ कि टेढ़ा बोन है बच्चों का और बच्चे की हड्डियां टेढ़ी है, उसको सीधी करना। राइट। रियल मीनिंग ऑर्थोपेडिक्स का वही है। That branch was evolved, but because of that time has passed and there are so many subspecialties that developed, तो ये pediatric orthopedics थोड़ी hidden रह गई। राइट। अगर मैं आप orthopedics की बात करें, जब orthopedics evolve नहीं हुई थी तब जनरल सर्जन्स थे, हाँ। या पहले आप जनरल प्रैक्टिशनर करो, वो सब करते थे। राइट। थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ तो फिर सर्जरी ब्रांच आई, तो सब सर्जन सब करने लगे। उसमें एक पार्ट था ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डियों के साथ डील करते हैं। राइट। अभी और थोड़ा एडवांसमेंट हुआ कि भाई सब चीज़ें ऑर्थोपेडिक्स सर्जन को करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्थोपेडिक्स बोन के साथ डील करते उसमें से ऑर्थोपेडिक्स इवोल्व हुआ, लेकिन है एक्चुअली वो बच्चों के लिए ही। राइट। लेकिन वी आर डीलिंग नाउ, सपोज ऑर्थोपेडिक्स बोन है तो बोन के साथ कैसे डील करना है वो ब्रांच हुई। तो अगर देखा जाए तो ये पुरानी ब्रांच है, इवोल्व हुई थी बच्चों के लिए, लेकिन अभी स्पेशलाइज और पॉपुलराइज हो गई बोन के लिए। तो इसमें से एक ब्रांच हुई, लेकिन इसमें इतना चार्म नहीं था पीडियाट्रिक्स में, अभी के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। राइट। इतना चार्म नहीं था, इसीलिए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स थोड़ी हिडन रह गई। राइट। है ना। नाउअडेज अभी लोग की अवेयरनेस, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी, मेडिकल एडवांसमेंट बढ़ा, इसीलिए अभी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स हाईलाइट पे आ गई है। ट्रू। इट वाज नॉट एक्चुअली दैट मच हाईलाइटेड। वही सोचता हूँ सर कि आज से 20 साल पहले जब आई गेस जब आपने ऑप्ट किया होगा तब शायद 2-3 पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन रहे होंगे अहमदाबाद में। यस। और इतना रेयर ब्रांच चूज करना, तो वही मेरे दिमाग में वही घूमता रहता था कि सर ने ऐसे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स कैसे चूज किया होगा। उसके लिए भी बात है। अभी क्या हो रहा है, अभी के वर्ल्ड में हम सोचते हैं कि व्हाट आर द स्कोप्स। प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं, मैं मानता हूँ ऐसा, कि अभी का स्कोप क्या है और स्कोप देख के उस ब्रांच में आगे बढ़ो। और उसका दूसरा नजरिया भी है, स्कोप की आप सोचो ही नहीं, लेकिन आपको किस में इंटरेस्ट है। राइट। तो मैं अभी मेरा रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करूँ ना कि 20 साल पहले जब ये ब्रांच हुई, मुझे कि सपोज क्लब फुट, तो हम क्लब फुट के प्लास्टर्स लगाने अच्छे लगते थे, बच्चे को ट्रीट करना अच्छा लगता था, है ना, बच्चे के फ्रैक्चर्स को ट्रीट करना अच्छा लगता था। तो अपना इंटरेस्ट है और गए। हमने ये सोचा नहीं था कि स्कोप कैसा होगा, क्योंकि तभी तो पेशेंट भी स्कैटर्ड रहेंगे। सभी सपोज पीडियाट्रिक ट्रॉमा आए, फ्रैक्चर होता था 20 इयर्स पहले, तो हम कहाँ जाते थे पहले? ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते थे। तो हमको तो इतना पता भी नहीं था कि अवेयरनेस था ही नहीं कि अवेयरनेस भी नहीं था और ऐसा भी ब्रांच होगा। और मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इसका स्कोप ऐसा होगा, बच्चे के फ्रैक्चर होंगे तो तुरंत आप पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाएंगे, वो सोचा नहीं था। लेकिन हमको तो क्या था कि हमको तो ये काम करने में मजा आ रहा था, इसीलिए में हम चले गए। वो नहीं बोला कि फिर अपने आप रास्ते खुल गए। तो आई हैव नेवर थॉट अबाउट द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच। लेकिन अभी देख रहा हूँ, अभी तो कैसे फ्रैक्चर्स हुए बच्चे के, तो ऑब्वियसली लोग गूगल में ढूंढते हैं कि अभी कौन बच्चे को फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट अलग से होती है, है ना। तो अभी स्कोप डेवलप हुआ, तब नहीं था। तब तो हमारा इंटरेस्ट था, हमारा पैशन था,
और पैशन को लेके चल पड़े और रास्ता फिर ये जर्नी, हाँ फिर रास्ता मिल गया। फ्रैक्चर की बात आपने की है तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रैक्चर्स इन पीडियाट्रिक्स। तो जैसे अभी ये ट्रेम्पोलिन्स ले लो या फिर जो भी गेम जोन्स है या बच्चे जब खेलने जाते हैं तो बहुत कॉमनली हम नाउअडेज इट इज़ वेरी कॉमन टू सी पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स। तो सर उस पे अगर आप कुछ बात करें तो पहले बेसिक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में समझाता हूँ। हम ऐसा ही मानते हैं कि पीडियाट्रिक इज अ स्मॉल एडल्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट। आप देखो हमारी सबकी बिलीफ ही ऐसी है कि बच्चा माने छोटा एडल्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखो ना, डेवलपमेंट देखो, ग्रोथ देखो, बच्चे के इमोशंस देखो, वो एडल्ट से छोटा हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। सेम हड्डी में भी राइट। एडल्ट हमारी हड्डी और पीडियाट्रिक की हड्डी, ऐसा नहीं है कि उसकी साइज रिड्यूस कर दे तो ये पीडियाट्रिक बोन्स हो गए, बिल्कुल नहीं है। द मेन डिफरेंस इज इट्स ग्रोइंग बोन। वो पूरा बोन का शेप, बोन का टेक्सचर, बोन की क्वालिटी, पूरा बोन का स्ट्रक्चर ही अलग है पीडियाट्रिक का। अगर साइंटिफिक वे में अगर आप देखें तो चिल्ड्रंस बोन में ग्रोथ प्लेट है, उसको फाइसिस बोला जाता है। फाइसिस माने जहां से हड्डी की लेंथ बढ़ रही है, जहां से हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो पार्ट जो एडल्ट में कमी होती है। अगर बोन ही अलग है, बोन का स्ट्रक्चर ही एडल्ट से अलग है, तो उसका मैनेजमेंट क्यों अलग नहीं होगा? डेफिनेटली, है ना। तो ये बहुत ये सोसाइटी में फैली हुई ये बिलीफ है कि बच्चों के बोन्स इट्स लाइक ए स्मॉल एडल्ट बोन। इट इज नॉट एट ऑल, इट्स ए टोटली डिफरेंट बोन। राइट। तो पहली बात तो ये हुई कि इट्स ए टोटली, तो बोन ही अलग है तो मैनेजमेंट अलग होगा। राइट। अब हम आपने वो ट्रेम्पोलिन का नाम लिया, तो मैं अभी एक हफ्ते का इंसिडेंस आपको बताऊं कि सोसाइटी में वो मंकी बार्स है ना, बच्चों मंकी बार्स में खेलते हैं, तो मंकी बार टूटा और मंकी बार पे बच्चे गिरे। बच्चा गिरा तो एल्बो की इंजरी हुई, रिस्ट की इंजरी हुई, दोनों का फ्रैक्चर हुआ। अभी मैं फ्रैक्चर इंसिडेंस, ये इंसिडेंस से मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, कहाँ पे कि पहले जब हम खेलते थे, हम भी गिरते थे ना, हम भी गिरते थे तो वो इतना फ्रैक्चर के इंसिडेंस कॉमन नहीं थे। राइट। है ना, गिरे खड़े हो गए। अगर आप अभी का इंसिडेंस देखो और बिफोर 30 इयर्स के इंसिडेंस देखो, देयर इज अ ग्रॉस डिफरेंस। जब हम फ्रैक्चर होता था ना 30 इयर्स पहले, तो भी ये 2 पार्ट फ्रैक्चर हो गया, सीधा कर दिया, जुड़ जाता था, ग्रिस्टिक हो जाता था, ऐसे मुड़ जाता, फिर जुड़ जाता था। अगर आप अभी देखो ना तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के इंसिडेंस बहुत बढ़ गए, है ना। जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में, इसमें डे बाय डे बोन की कमजोरी भी बढ़ रही है। राइट। आपने नोटिस किया होगा कि पेशेंट्स आके बोलते हैं, सर अभी थोड़ा सा ही गिरा और फ्रैक्चर हो गया। वाई, क्यों ऐसा? तो द रीजन इज, अभी देखो तो बच्चे की वेट बेरिंग एक्टिविटी, आप देखो बच्चे स्पोर्ट्स कौन सा पसंद करेंगे अभी? तो ज़्यादा जो इंडोर गेम्स है, राइट, इंडोर वाले गेम पसंद करेंगे या फिर मोबाइल या टीवी या कंप्यूटर। अगर बच्चा बाहर जाएगा ही नहीं तो हड्डी स्ट्रेंथन होगी कैसे? वेरी ट्रू। आप अंदर बैठे रहोगे तो सनलाइट आएगी ही नहीं, तो सनलाइट नहीं आएगी, यूवी लाइट स्किन पे नहीं गिरेगी, तो मजबूत कैसे होगी? कमजोर ही होगा ना। डे बाय डे कमजोरी बच्चों में, हड्डी की कमजोरी बढ़ रही है। दिस इज द मेन रीजन। नो आउटडोर एक्टिविटी, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। एंड थर्ड चीज, अगर आप देखो स्कूल में भी एयर कंडीशन है मोर कॉमन, है ना। हमारा बच्चा ज्यादा तो एयर कंडीशन में रहता है, ट्रू, है ना। दैट ऑल लीड चाइल्डहुड ऑस्टियोपोरोसिस। बच्चे कमजोर हो रहे हैं। मोर कंफर्ट इज गिविंग यू चाइल्डहुड, एग्जैक्टली। राइट। एंड साइमल्टेनियसली अगर आप देखो खेलते भी कम है
और ओवरऑल प्रेशर। अगर देखो, मुझे हेडेक का पता जब मैं MS ऑर्थोपेडिक्स में तब पता लगा। एग्जाम से पहले। हाँ, और आज सच्ची में, और आज मेरा 5th स्टैंडर्ड वाला 4th स्टैंडर्ड वाला बच्चा आके बोलता है, अंकल आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, है ना। ये वर्ड आप सुनते हैं ना तब अंदर लग जाता है, यार अभी तेरे को डिप्रेस कैसे, वो डिप्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डली 10 डिप्रेशन? साल, 4th स्टैंडर्ड, 10 साल की उम्र रहेगी, 10 साल में क्या डिप्रेशन आ गया? कहाँ, कौन सा डिप्रेशन यार, कौन सा हेडेक? सो दीज आर ऑल आर मल्टीफैक्टोरियल्स एंड दैट अफेक्ट टू आवर बोन हेल्थ टू। ट्रू। है ना। ये स्ट्रेस, आपकी डाइट पैटर्न देखो, है ना। आप भी देखो, आप छोटे थे दूध कितना पीते थे, डेफिनेटली। है ना। और अगर आप देखो अभी, मानो आपकी डाइट पैटर्न चेंज हुई, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई, आपका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, रोज शाम को आप बाहर ही मिलते थे, हाँ, घर पे तो मतलब खींच खींच के ले जाते, चलो भी। चलो भी घर पे। तो आउटडोर कम हुआ, दैट will affect our bone health. True. And that leads weakness, that leads more weaker bone, and that is the main culprit for a complex fracture. ये सब घर वाले, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सी व्हाट आई हैव सीन इन द सोसाइटी कि मदर्स स्पेशली, आई डोंट वांट टू ब्लेम देम, बट वो ना ऐसे टैनिंग हो जाएगा, धूप में मत जाओ, ये देख सनलाइट आ रहा है, इधर आ जा, धूप हो, टैनिंग हो जाएगा। हाँ, छोटा बच्चा, उसको बचपन से ही ये फीड किया जाता है कि तू धूप में जाएगा तुझे टैनिंग हो जाएगा। तो चलो, उसको तो पता ही नहीं है कि धूप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों के लिए, आँख से लेके बोन्स तक। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये चीज़ रह जाती है कि मैं धूप में जाऊंगा मैं खराब हो जाऊंगा, मैं धूप में जाऊंगा मैं खराब हो जाऊंगा। तो इवेंचुअली ये ना एक माइंड प्रोसेस में आ जाता है कि मैं स्पोर्ट्स भी कौन सा खेलूं, मैं रात को फुटबॉल खेलने जाता हूँ। क्यों? क्योंकि रात को ठीक है ना, मज़ा आएगा मुझे खेलने में, धूप नहीं लगेगी। तो धूप से, सनलाइट से वो फिर दूर होने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बात आप सनलाइट की छेड़ी है तो कर ही देते जी हैं। सर। ये बात पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि टेन हो जाएगा, लेकिन सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊं। मैंने अभी ही हमारे हॉस्पिटल में हमने एक स्टैंडी रखा है और ऐसे मार्क, हैव यू स्पेंड योर सन टाइम, ऐसा थोड़ा तो शुरू करते हैं। ट्रू। है ना, कि हैव यू स्पेंड योर सन टाइम, आपने अपना सन टाइम निकाला, क्यों जरूरी है? अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन सन पोजिशन, एट लीस्ट not for bone health, it's for overall health development, our brain development, our creativity. अगर माना जाए ना, sun is the main source of our energy. True. You know, it is the only source of energy. Right. sun कितना जरूरी है? At least 20 to 25 minutes per day. अगर आप रोज के नहीं निकाल पाते तो एटलीस्ट 2 hours पर वीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज कई बार पेरेंट्स पूछते सर सनलाइट जरूरी क्यों है? हम विटामिन डी की तो गोलियां दे रहे हैं, हम कैल्शियम तो दे रहे हैं, खाना भी जा रहा है, तो फिर सनलाइट की जरूरत पड़ेगी? 100% जरूरत पड़ेगी। क्यों? अब कितना भी विटामिन डी ले लो, एब्सॉर्ब हो गया और जैसे वो स्किन पे डिपॉजिट होता है, लेकिन इट इज ए इनएक्टिव फॉर्म। वो एक्टिव फॉर्म का विटामिन डी नहीं है। इट विल डिपॉजिट इनटू द बोन्स, क्योंकि वो एक्टिव में होगा तभी तो डिपॉजिट होगा। तो एक्टिव कहाँ से होगा? अरे सनलाइट के जो यूवी रेज है वो स्किन पे जाएगा, दैट यूवी रेज विल कन्वर्ट इनएक्टिव विटामिन टू एक्टिव विटामिन डी। अगर लिया है आपने बहुत सारा विटामिन डी और कैल्शियम, अगर सनलाइट नहीं पड़ा, यूवी राइज नहीं गया, तो वो मेटाबॉलिज्म शुरू ही नहीं होगी। इट विल नेवर कन्वर्ट इनटू एक्टिव विटामिन डी। दैट्स व्हाई सनलाइट इज नीडेड। तो इसमें ये अपनी बिलीफ है कि सनलाइट होगा तो स्किन ऐसी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, सनलाइट लिमिटेड मात्रा में बहुत जरूरी है। और दूसरे क्वेश्चंस पेरेंट्स से पूछते, सुबह में तो सर स्कूल चला जाएगा, है ना, तो सनलाइट कब? तो मैं अकॉर्डिंग टू अवर कस्टमाइज मेथड
है ना, कि आपको संडे मिल रहा है, हम्म, संडे फ्री है, संडे निकालो 1 घंटा, राइट, ठीक है। कुछ नहीं मिल रहा, सुबह का नहीं मिल रहा आपको, इट इज ओके, शाम का तो निकालो 20 मिनट। ट्रू, सो इट इज मस्ट, अगर ग्राउंड पे जाएगा बच्चा तो बाकी का सब जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो फुलफिल हो ही जाएगी। राइट, तभी बैलेंस होगा सब। दैट्स व्हाई हमने लिखा है कि आपने अपना सन टाइम हाँ, मैंने तो किया है। हैव यू स्पेंड योर Yes, सन टाइम। yes. हम हर हॉस्पिटल में हर एक बच्चे पे लिख दिया है, और एक वो क्या एक संकल्प लिया है कि एटलीस्ट आप जो हमारे वहाँ ओपीडी करने आते हैं कंसल्टिंग के लिए, उसको एक क्वेश्चन तो पूछना ही है खुद के लिए और अदर बच्चों के लिए। यहाँ पे आपने अपना सन टाइम निकाला कि नहीं? नहीं, हम एडल्ट्स में भी करेंगे सर, हम भी हम भी लगाएंगे हमारे हाँ, हॉस्पिटल हैव में। यू स्पेंड योर सन टाइम, यस, डेफिनेटली, है ना, कुछ इट इज फर्क वेरी तो इंपॉर्टेंट, पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट अवेयरनेस, दिस इज द पर्पस ऑफ आवर टॉक, टू ब्रिंग अवेयरनेस। तो जहाँ भी जितना भी कर सके उतना बेटर है, हॉस्पिटल में भी करेंगे। एग्जैक्टली। देखो अब इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि पहले के ज़माने में, मेरी बात करूँ, अगर स्कूल की बात अब याद कराऊँ ना, सूर्य नमस्कार करते थे, आपको याद है ना? हमारे जो ऋषि थे पुराने वहाँ पे, तो रोज सूर्य नमस्कार होता था। भाई इसके पीछे साइंस है कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी करो और आपके साथ देयर इज अ सन एक्सपोजर, तो आपका दोनों पर्पस एक साथ हो गया। अगर आप अभी पूछो, मैं जितने पेरेंट्स आते हैं हर को बोल रहा हूँ, आप कर रहे हो, अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो। मैं छोटा था, व्हेन आई वाज इन 7th 8th और 9th, आई रेगुलरली डू, 12 का एक ग्राउंड था, मैं 60 सूर्य नमस्कार पर डे, एवरी डे, आधे घंटे करते ही थे, राइट, है ना। वो अभी मिस हुआ, तो अगर मिस हुआ तो फिर इफेक्ट तो आएगी ना। डेफिनेटली, सिंपल फ्रैक्चर में से हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली, वो जाना ही है। राइट, अभी अवेयर नहीं हुए तो अभी तो रिजल्ट तुरंत दिखेगा ही। 100%। अगर आप अभी साइंटिफिक आर्टिकल्स आप देखो तो भाई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर इन चिल्ड्रंस, द इंसिडेंस आर ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग, राइट, दिस आर द मेन रीजन। राइट। सर अभी जो अपना डाइट है, डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो भी डे बाय डे इफ वी से वो डिग्रेड ही हो रहा है, बेटर तो हो नहीं रहा है। बराबर है। तो आपके हिसाब से किड्स में टू स्ट्रेंथन देयर बोन स्ट्रेंथ, व्हाट शुड बी द आइडियल डाइट? तो पहली बात हुई सनलाइट की, अभी डाइट पे अभी डाइट, क्योंकि खेलना तो आपने बोल दिया सूर्य नमस्कार करके, सूर्य नमस्कार करना, खेलना खेलना तो है और ही, खाना भी है, खाना भी है। अच्छा खेलना है, अच्छा खाना है। यस, तो पहले तो क्या चीज़ की कमी है, पहले वो हम सोचते हैं। हम मानते हैं कि अपना जो डाइट हमको मिल रहा है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। और अभी की जो जनरेशन है, वो मैं पूछता हूँ हर एक बच्चे को कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, तो ज़्यादातर मैं किसी का अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब 70% किड्स, उसका पहला आंसर तो यही है कि सर हमको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो बर्गर अच्छा लगता है, पास्ता, हाँ नूडल्स अच्छी लगती है, पास्ता नूडल्स तो हाँ, एकदम, तो ये क्या है, जंक फूड आप देखो ना, तो जंक फूड का जो मात्रा है, मात्रा उसकी बढ़ रही है। मना नहीं कर रहा हूँ नहीं खाना है, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ रही है। नहीं सर, मना ही करना चाहिए वैसे तो, क्या ही फर्क पड़ता है, बाहर का नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इट इज ऑब्वियसली, अल्टीमेटली आपकी हेल्थ है। लेकिन अपन बच्चे हैं तो क्या होता है, उसको धीरे धीरे चलो महीने में एक बार खाओ ठीक है, लेकिन रोज का पास्ता चलता रहेगा, रोज की आपकी नूडल्स चलती रहेगी, रोज का जंक फूड चलता रहेगा, तो फिर आपको कैल्शियम मिलेगा कहाँ? राइट, सो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। मैं आपकी शुरुआत सुबह से करता हूँ, राइट, कि सुबह में आइडियली मैं ऐसा मानता हूँ, सुबह में लोग पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को भी जल्दी है ऑफिस जाने की, हाँ ट्रू, हमको हॉस्पिटल जाने की जल्दी है, राइट, तो कई बार हमारा जो आइडियल मॉर्निंग का जो टाइम है ना, कि ब्रेकफास्ट इज आइडियल फूड। यू नो व्हाई इट इज ब्रेकफास्ट? यू आर ब्रेकिंग द फास्ट, राइट, माने पूरी रात का जो फास्ट है आप ब्रेक कर रहे हो, तो आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। राइट, और अभी ब्रेकफास्ट का टाइमिंग्स हम प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं कर रहे, उसका 2 रीजन है। पता है क्या, हमको भी जल्दी है, जाना जल्दी है ऑफिस पे, या हमारी भी बस काम पे जाना है, काम पे जाना है, यस, और बच्चे का स्कूल टाइमिंग बस वेट कर रहे राइट, है ना।
और वही भाग दौड़ में हम्म, वी आर लूजिंग द टाइम ऑफ आइडियल ब्रेकफास्ट. राइट. दिस इज द मेन रीजन. तो मैं ब्रेकफास्ट, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे और आपको पता है कि लंच अच्छा होने वाला है बच्चे का, तो ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट ट्राई टू बैलेंस द फूड. कैसे किया जाए? अभी ऐसे कि हम चॉकलेट वाला दूध देख के बच्चों को भेज देते हैं. आप भी देखो आप. तन की शक्ति मन की शक्ति. हाँ. हम्म. तो ये और नहीं, क्या हमारा होता है? सर अपना टॉक जो है ना, हाँ. दिस इज अनफिल्टर्ड, तो हम सब बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं नहीं. वैसा. हाँ, तो ये चॉकलेट वाला जो मिल्क है ना, आप देखो, चॉकलेट है और वो मिल्क है. नो डाउट मिल्क अच्छा होगा, आपके घर पे मिल्क अच्छा आ रहा है, लेकिन वो चॉकलेट, उसमें मिल्क की कोई एनर्जी नहीं बढ़ा रहा है. शुगर जा रही है, राइट. शुगर जा रही है ओनली, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं जा रहा. वही किक दे रही है ना. हाँ, वह और शुगर किक देती है. डेफिनेटली. तो वोट मेरा अनुभव क्या है और मैं मेरे बच्चों को क्या दे रहा हूँ, सर प्लीज वो बताइए. हाँ, तो वो क्या मैं भी स्टार्ट कर दूं कल से? कई बार अच्छा नहीं लगता है, मेरे बच्चों को भी ये अच्छा नहीं लगता. उसके लिए मैं पहले आपको एक थोड़ा सा मजाक वाली बात भी बता दूं. जी सर. ये आपको ग्लास दिख रहा है ना, तो ये ग्लास जब हम बच्चों को देते हैं और शाम को कई बार हम वो उसके साथ नींबू पानी है या कई बार उसको नींबू सोडा पीने का मन करता है, तो वो आधा देते, तो बोलते पापा सुबह का ग्लास इतना होगा और ग्लास तो वही, ये मात्रा क्यों कम हो गई है ना. तो ये सुबह का ये है झमेला, लेकिन ये सेट हो जाता है. मैं क्या देता हूँ मेरे बच्चों को, मिल्क है. सुबह में क्या करते हैं हम, जो आलमंड्स है ना, आलमंड्स को हम गर्म कर देते हैं और उसकी स्किन निकाल देते हैं. तो हर मेरे, आई हैव ट्विंस, तो हर उन लोगों की 10 बादाम में उनकी 5 आलमंड्स मेरी और 5 आलमंड्स मेरी वाइफ की. तो 20 आलमंड्स, 20 to 25 कैश्यू माने काजू, गरम की छिलकी वो निकाल दी और सब दूध में मिक्स करते हैं. राइट. आलमंड्स हुई, कैश्यू हुआ, फिर हर के 2 फिग्स, अंजीर. तीसरा इंग्रेडिएंट्स ये अंजीर हुआ. राइट. मतलब 4 लोग का है तो 8 अंजीर डाल दिया. 8 अंजीर डाल दिए. और अभी जो स्वीटनर्स हम कुछ डालते नहीं है, स्वीटनर्स को हम यूज करते हैं डेट्स को, खजूर को. अब खजूर का वो बिया निकाल के वो भी डालते, एवरी के 2 माने 10 खजूर ये. तो अभी मिक्सर हो गया आलमंड्स, कैश्यू, अंजीर और डेट्स. राइट. और इसको हम थोड़ा सा मिल्क में क्रश कर देते हैं और फिर इसमें ठंडा दूध अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, ऐसे कप माने 200 ml, 200 ml से 250 ml. राइट. और सभी को एक पीना है और ये थिक होता है ये. थिक शेक हो गया आपका एकदम. हाँ. और क्या होता है, ये सुबह में 7 बजे पियेंगे तो 3 घंटे के बाद पेट खाली होगा. राइट. तो 10 बजे उसका लंच बॉक्स है ना. तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वे. अगर आप उसका इंग्रेडिएंट्स देखो, आलमंड्स कंटेन नेचुरल कैल्शियम, राइट. डेट्स नेचुरल स्वीटनर, और हाँ, और आयरन भी है उसमें. यस. फिग्स इट्स वेरी गुड इन हेल्थ, है ना. और बचा आपका कैश्यू, दैट कंटेन्स वेरी गुड मिनरल्स. राइट. तो अगर दूध की शक्ति बढ़ानी है ना, तो ये 4 चीजें डाल दो, दूध की शक्ति बढ़ जाएगी. वैसे ही बढ़ जाएगी. हाँ. अगर आप ये गरम करेंगे ना तो आपको पसंद नहीं आएगा, ये ठंडा ही रखो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने गरम किया हुआ दूध है ही. राइट. और उसको ठंडा रखो तो वो टेस्ट में भी अच्छा रहेगा और बाद में दैट गिव्स वेरी गुड हेल्थ. और डाइजेशन के लिए डेफिनेटली वो अच्छा है ही. राइट. इनिशियली ये हैबिट डेवलप करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका सातत्य रहा ना, है ना, पहले आपको पीना पड़ेगा. बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप खुद पीना पड़ेगा. व्हाट दे सी दे लर्न. सिंपल. अगर आपने शुरू कर दिया ना, फिर ये हैबिट बन जाएगी. फिर आप देखना, ये सिर्फ 3 महीने ट्राई करो और 3 महीने में आप फर्क देखो. इट इज अ मैजिक. मतलब ये अपना देसी एनर्जी ड्रिंक हो गया ये. यस, दैट इज अ नेचुरल. मैं तो उसको बोलता हूँ नेचुरल प्रोटीन शेक और नेचुरल कैल्शियम शेक. ट्रू. तो सर ये अभी कैल्शियम की बात है, तो एक मैं छोटा था ना तब ऐड आता था ऐसे कि कैल्शियम की गोली ले लो ऐसे रोज, तो बिकॉज यू आर
ग्रोइंग तो आपको ज्यादा कैल्शियम की जरूरत है, टीवी पे ही आता था वो। बराबर है। फिर हमारे आसपास के काफी पेरेंट्स भी लाए थे, मेरे भी पेरेंट्स लाए होंगे, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, तो हमने भी खाया ही होगा शायद। वो स्वीट स्वीट सा एक टेबलेट आता था, मीठा होता मीठा मीठा ऐसे। तो इज इट रिक्वायर्ड कि आपको बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट देना जरूरी है? ग्रोइंग बोन में कैल्शियम जरूरी है, लेकिन अगर आप देखो ना, वो जो टेबलेट है उसमें इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया? नहीं, तब तो कहाँ डॉक्टर नहीं थे। था, अभी भी देखो आप। वो बहुत मीठा होता है, सुगरी होता है, दैट्स ए प्योर शुगर। राइट। हमारे वहाँ पेरेंट्स बहुत लेकर, सर हम ये गमी देते हैं विटामिन डी की, हम ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते अभी हैं। तो मार्केट में गमीज भी आ गए। हाँ, तो इज इट रेगुलरली, एक्चुअली उसकी जरूरत है कि नहीं है? जब ग्रोइंग बोन है, अगर आपका ये डाइट प्रॉपर जा रहा है और कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो मैं बिकॉज ये भी आर्टिफिशियल है, देयर आर आर्टिफिशियल मिनरल्स। राइट। जरूरी नहीं है, अगर आपको डेफिशिएंट नहीं है तो, डेफिशिएंसी नहीं है तो जरूरी नहीं है। राइट। अगर आप डेफिशिएंट है तो श्योरली जरूरत मतलब सीवियर डेफिशिएंसी है, मतलब आप तब कैल्शियम लेना ले ही है। नहीं रहे हो, आपकी डाइट में कैल्शियम ही नहीं है ही नहीं। अगर आपको कोई मिल्क की एलर्जी हो, आपका डाइट ही मिल्क सप्लीमेंट से कैल्शियम सप्लीमेंट है ही नहीं, तो डेफिनेटली जरूरी है। लेकिन सर अगर मिल्क एलर्जी है तो दे कैन हैव ये अपना जो ड्रमस्टिक बोलते हैं उसको, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। यस, तो वो सारी चीजें तो ले ही सकते हैं। ले ही सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो ठीक है, अभी द इजीएस्ट वे हो गया है टू टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स। मतलब पर्सनली आई बिलीव, मैं तो बहुत ही अगेंस्ट हूँ एक्चुअली कैल्शियम। एक्चुअली है भी ऐसा कि देखो हम क्या करते हैं पता है, हम आर्टिफिशियल विटामिन दे रहे हैं, और आर्टिफिशियल विटामिन है वो भी दवाइयाँ ही है। हम विटामिन की टेबलेट लेने में झिझक नहीं करते, पता है क्यों? हमारी बिलीफ ऐसी है कि ये विटामिन ही है ना, अच्छा ही है ना, अच्छा ही है ना। लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज ये आर्टिफिशियल विटामिन है, वो भी कई बार नुकसान करते हैं मात्रा में। अगर आप विटामिन डी की बात करो, विटामिन डी अगर ज्यादा मात्रा में देंगे तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी बहुत होती है, ट्रू। वो पॉइजन की तरह काम करता है अगर आपने सही मात्रा में नहीं दिया तो मैं भी हूँ, ये एक्स्ट्रा कैल्शियम और एक्स्ट्रा विटामिन डी देना वो भी प्रिकॉशंस के साथ ही देना है। राइट। डेफिनेटली इट इज नॉट लाइक मार्केट में अवेलेबल है तो मैं ले लूँ, चलो ये रोज की इतनी गमी खा ले, इट इज नॉट लाइक दैट। पर्सनली सर मैं बताऊँ तो मैं तो जो फ्रैक्चर्स में बोन टू बोन रिडक्शन आ जाता है ना, आई नेवर गिव कैल्शियम आफ्टर, इवन आफ्टर सर्जरी, और सबका हील होता है। और वैसा भी अगर आपने कोई कैल्शियम दिया, उसका पता है यू, आप तो जानते ही हो कि इसका कितना एब्सॉर्प्शन होगा। हाँ, वही तो मतलब वही हमें डिबंक करना है। एग्जैक्टली, नेचुरल कैल्शियम और आर्टिफिशियल कैल्शियम फर्क है डेफिनेटली, है ना। अगर ये आप नेचुरल सोर्सेज ले रहे हो, देखो स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो रोज एक बनाना लेता है या ऑरेंज जूस लेता है, देयर आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, है ना। वो हमारी रूटीन डाइट में से निकल गया है। अगर कोई पेरेंट्स को पूछो ना, सर हम फ्रूट जूस या कट फ्रूट्स खाते हैं, फिर मैं पूछता हूँ खाते तो है बट हाउ रेगुलरली, आप कितनी रेगुलरली? फिर वो सोचते हैं, सर अगर आप ऑनेस्टली बताओ ना तो हफ्ते में एक बार। राइट। देखो सेम विद द पल्सेस, आप देखिए कि हमारा जो कल्चर है, हाँ, जिनको भी पूछते कि प्रोटीन कितना लेते हो, बोले सर हफ्ते में एक बार कठोर, गुजराती में कि वो बनते हैं हफ्ते में एक बार लेते हैं। आप हफ्ते में एक ही बार पेट्रोल डलवाते हो क्या अपनी गाड़ी में? एग्जैक्टली, कैल्शियम सर ले रहे, खा रहे, फ्रूट तो खा रहे रेगुलरली, कब? हफ्ते में एक बार खाते हैं, है ना। दिस इज नॉट, क्योंकि रेगुलर डाइट में वो होना चाहिए ना। राइट। वी आर मिसिंग हियर, दैट वी हैव टू कनेक्ट दिस वन यार। अपना नेचुरल डाइट है वो छोड़ के हम आर्टिफिशियल गोली पे चले गए, आर्टिफिशियल सिरप पे चले गए, आर्टिफिशियल गमीज पे चले गए, है ना। वहां पे सोचना पड़ेगा, है ना, अवेयर वहां पे रहना पड़ेगा। ट्रू। अल्टीमेटली वो प्रोसेस तो लीवर से होगा ना सर। देखो कोई भी मेडिसिन लेंगे हम तो उसका प्रोसेस तो होगा ही, क्योंकि वो बाहर से आया है, जो उसका फॉर्म नहीं है एक्चुअल, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेचुरल सोर्सेज होते हैं, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो भी हम मेडिसिन लेंगे, वेदर इट इज अ सप्लीमेंट और नॉट, यस, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या तो लीवर से होगा या तो किडनी से होगा।
तो दोनों में से कहीं तो वो डैमेज करेगा ही करेगा ही। बहुत क्लियर है। एक्सेसिव गया। हाँ, बहुत क्लियर है। तो सर, ये अभी जो डेवलपमेंट की बात चल रही है कि बोन की स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है, उसका ग्रोथ हमें देखना है, वी नीड टू हैव गुड कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच डाइट। तो जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं किड्स में रिलेटेड टू बोन्स, वो मोस्ट कॉमन कौन कौन से होते हैं? अगर आपने नाम ये जानते ही है, नॉक नीज, राइट। बो लेग्स। हम्म। अभी का आपका मैं बताऊं इंसिडेंस कि कोरोना पे हम सब लॉकडाउन में रहे, हम्म। खाना था लेकिन बाहर नहीं निकले, हम्म। मजबूरी थी हमारी। हम्म। तो जैसे कोरोना खत्म हुआ ना, हम्म। उसके बाद द इंसिडेंस ऑफ बो लेग एंड नॉक नीज इज वेरी कॉमन। ऐसा क्यों? द रीजन इज वही बोला कि सनलाइट तो मिला नहीं, डाइट इनसफिशिएंसी हुई और बच्चे ग्रो करते रहे, लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी की जो नीड थी वो बोन को सफाइस नहीं कर रही है, वो पूर्ति मात्रा में नहीं है। तो हड्डी का जो ग्रोथ है वो धीरे 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 टेढ़े होते जा रहे, बोन। सो बोन बिकम डिफॉर्म। तो उसको बोलते हैं, अगर बाहर की तरफ जा रहा है और चलने के टाइम पे दोनों घुटने टच हो रहे हैं, अगर आप बाहर से देखें तो हड्डी ऐसी दिखेगी, तो उसको बोलते हैं नॉक नी। राइट, ऐसे ऐसे, यस, घुटने बाहर की तरफ जा रहे हैं। और जब घुटने पैर आपके अंदर की ओर, माने ऐसा हो गया, माने धनुष आकार का, बो, सो बो लेग्स। तो दिस, ये दोनों बच्चों की डिफॉर्मिटी, दिस इज बिकॉज ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। अगर विटामिन डी एंड कैल्शियम प्रॉपर नहीं पहुंचा बोन पे और बोन ग्रो कर रहे, तो बोन सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट होने की वजह से बोन धीरे 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 बेंड होते जाएंगे, एंड दैट लीड्स डिफॉर्मिटी। और अब का सबसे बड़ा चैलेंज, ये नॉक नी एंड बो लेग, बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन। एंड ये पोस्ट कोरोना इफेक्ट, द इंसिडेंस ऑफ बो लेग एंड नॉक नीज इज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड। राइट सर, इसमें ना अभी जैसे वी नो आफ्टर बर्थ ग्रेजुअली धीरे धीरे मतलब हड्डी बाहर जाती है, नहीं सॉरी, हड्डी अंदर जाती है, फिर हड्डी बाहर आती है। Yes. मतलब जो बोइंग है वो पहले अंदर की साइड होगा, फिर बाहर की साइड होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वो प्लीज आप एक बार एक्सप्लेन करिए, और फिर उसका जो एंगल है वो कितना ज्यादा हो जाता है, देन दे नीड टू वरी, कंसर्न करना है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। सपोज मैं, बच्चा जब बर्थ होता है ना, तब सब देखने के लिए आते हैं उनको। राइट। तो हर एक बच्चा जब बर्थ होता है तब उनका पैर ऐसा ही रहेगा, उसका लेग है वो बो ही रहेंगे। पेट में ऐसे ही रहा है ना फिर। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्पेस तो लिमिटेड दिया है, उसमें सब एडजस्ट करना है, तो वो सब सेट करके रखा है ना। हर एक हड्डी का ग्रोथ सेट है। तो हर बच्चे ऐसे ही बो लेग से पैदा होते हैं। लेकिन पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि सर हमको लग रहा है, जब बच्चे को खड़े रखते हैं ना पहले ऐसे पड़े, फिर पैर तो ऐसे टेढ़े लग रहे हैं, क्या होगा? लेकिन ऑल के सभी बच्चे बो लेग से ही पैदा होते हैं। फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, सपोज 1 ईयर का हुआ बच्चा, तो ये वाला थोड़ा सीधा होगा, फिर 2 साल के बाद और थोड़ा सीधा होगा, 3 साल के बाद थोड़े स्ट्रेट होते हैं, राइट। और 4 से 6 साल के बाद ये थोड़ा वाल्गस एंगल, माने 6 to 8 डिग्री का वाल्गस एंगल लेता है बाहर की तरफ। और ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये बच्चे का बोन टेढ़ा है, ये डिफॉर्मिटी नहीं है। राइट। तो ये अपने को जानना है, ये फिजियोलॉजिकल है या कहीं रोग की वजह से है। सो 90% जो है वो फिजियोलॉजिकल ही है। राइट। और हर बच्चे ऐसे ही शेप में से निकलते हैं। राइट। ये डिफॉर्मिटी नहीं है, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेरिएंट्स। राइट। और ये यही एज के साथ प्रॉपरली ऐसे ही बढ़ना चाहिए, ऐसे ही बढ़ना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना। हाँ, 6 साल के बाद आपको लगे कि अभी ये बच्चा मेरा वैसा का वैसा बो लेग रहा, तो एड्रेस करना है। राइट, है ना। राइट। उसमें आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत कॉमन है और हमारे ये गुजराती कम्युनिटी में ये बहुत कॉमन है। बच्चा 6-8 महीने का होता है ना,
तो वो वॉकर देते हैं। राइट। और देखा ना, वो वॉकर पे बिठा देते हैं और बच्चा जब वॉकर पे चलना है तो हम सब खुश होते हैं। तो ऐसे मतलब वॉकर नहीं यूज करना चाहिए बच्चों हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ये बहुत बर्निंग इश्यूज है। जी। मैं रोज की ओपीडी में ये देखता हूँ कि सर अभी 2 साल हुआ और हमको लग रहा है ये बच्चा पैर टेढ़ा है और ये बहुत ज्यादा टेढ़ा लग रहा है। तो मैं एक क्वेश्चंस वही पूछता हूँ कि आपने 7-8 महीने पे वो कर दिया था? हाँ सर, वो कर दिया था। ये 7-8 महीने पे ही देते, क्यों? 6-7 महीने पे बच्चा बैठना सीख जाता है और हर पेरेंट्स को ऐसा ही होता है कि मेरा बच्चा जल्दी होती है, जल्दी चलना शुरू कर दे, जल्दी खड़ा शुरू हो जाएगा, जल्दी चलना शुरू कर दे। और ये 6-8 महीने पे वॉकर दे देते। राइट। वॉकर क्यों नहीं देना चाहिए? द रीजन इज, हर एक का एक टाइम है। बैठना वो टाइम पे सीखते हैं, चलना टाइम पे सीखते हैं। राइट। हर एक का एक टाइम है। जब बच्चा खड़ा रहना सीखता है तभी सीखेगा जब नेचुरली उसकी पैर की स्ट्रेंथ आएगी, नेचुरली मसल की स्ट्रेंथ आएगी। उसके हिसाब से ब्रेन में कैस्केड बनती है कि मेरे को कैसे खड़ा होना है, मेरे को कैसे चलना है। उसके पहले आपने उसको खड़ा रख दिया। राइट। और अभी बच्चा जब पैदा हुआ तब उनको बोल एक तो है। राइट। और वो पैर की कैपेसिटी नहीं है कि उसका वेट वो सह पाए, वो बेयर कर पाए। उसके पहले तो आपने वेट बेयरिंग करा दिया। तो ये क्या होगा, ये जो फेज है ना, ये इसमें से ऐसा होने का जो नेचुरल प्रोसेस है वो डिले जाएगी, है ना। और ब्रेन में ये कंसेप्ट सेट होगा कि अभी मेरे को चलना है और वैसे आप यू नॉट एलिजिबल, और उसके पहले कैस्केट बन जाएगी। सो द चांसेस ऑफ इंजरी इट्स वेरी हाई जब बच्चा वॉकर पे है। राइट। बो लेग की कैपेसिटी, बो लेग का जो नेचुरल इंप्रूवमेंट है वो डिलेड हो जाएगा चलने में। दैट विल अफेक्ट टू योर बोन हेल्थ, राइट। है ना। तो वो कर देना इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो आई यू कैन से डेफिनेटली नहीं यूज करना चाहिए वॉकर। डेफिनेटली इट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो वॉकर कब इंडिकेट करते हैं? जब बच्चा 3 साल के बाद चलना नहीं सीखता, आपको असिस्टेड वॉकिंग की जरूरत है, तब एंड तब जरूरी है। नॉर्मल बच्चे को वॉकर देने की कोई जरूरत नहीं है। Right. मैं तो वो पेरेंट्स को हर बार बोलता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। मैं तो वैसे लाइटर मोड में पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप पेरेंट्स माने पापा, आप कब चलना सीखे थे? पूछो आपकी मम्मी को। मम्मी आप पूछो, आप 6 महीने में चलना सीख गए थे क्या? तो क्यों जल्दी है इनको चलना सिखाने की यार? आप यू आर गिविंग मोर डिफॉर्मिटी टू किड्स, यू आर मोर गिविंग अ स्पेस फॉर इंजरी। इट इज नॉट एब्सोल्युटली, इट इज नॉट इंडिकेटेड। 6-8 महीने जो वॉकर देते हैं ना, उसके खिलाफ तो काम होना चाहिए थोड़ा, है ना। वॉकर की कोई जरूरत नहीं। हाँ, यू आर गिविंग मोर स्पेस फॉर इंजरी। क्यों स्पेस दे रहे हो? क्योंकि इंजरी के लिए आप टाइम दे रहे हो। बच्चा उसमें से गिर जाएगा, अभी उसको चलने की पता ही नहीं है, उसमें इंजरी के चांसेस बहुत है। वॉकर नहीं देना चाहिए। अभी लेट्स गेट बैक टू द डिफॉर्मिटी वापस आते हैं। तो ये अपने को डिफरेंशिएट करना है, फिजियोलॉजिकल कौन सी है और पैथोलॉजिकल कौन सी है। अगर ये टाइम लिमिट पे जाती है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें दिस इज क्लासिकल फिजियोलॉजिकल। और ये लिमिटेड मात्रा में है। लिमिटेड मात्रा माने कि आपको ऑब्वियस दिख रही है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, मतलब वो गंदा नहीं दिखेगा, गंदा नहीं दिख रहा। सिंपल भाषा में अगर समझना है तो गंदा नहीं दिख रहा है तो फिर है। और दूसरा, दोनों पैर में सेम है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे एक पैर टेढ़ा है और एक पैर सीधा है, देन इट इज अ वार्निंग साइन, तो फिर इसको एवेल्यूट करना चाहिए। तो ये फिजियोलॉजिकल नहीं है। राइट। फिर जब आप वॉक करते हो तब अगर घुटना टकराता है, हाँ, फिर ये तो वाल्गस मतलब बाहर की साइड के पैर में ऐसा प्रॉब्लम आएगा। यस। वारस में क्या प्रॉब्लम आता है वॉकिंग में? अगर मदर्स को या पेरेंट्स को समझना है तो वो कैसा वॉक हो जाएगा? बच्चे चलते चलते गिर बहुत जाते हैं, ओके, है ना। तो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल अगर रहा तो फिर आपको थोड़ा प्रिकॉशंस हो। राइट, देन यू नीड टू थिंक कि समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, और आपको ऑब्वियस दिखे यार, नॉर्मल बच्चा है तो उससे थोड़ा पैर बेंड होके चल रहा है, तो आपको दिस आर द वार्निंग साइन। राइट। तो सर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? अगर फिजियोलॉजिकल है तो जस्ट वेट एंड वॉच, राइट, ऑब्जर्व करो। अगर फिजियोलॉजिकल नहीं लग रहा है देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज, क्या कारण है।
कारण में बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रोमा हो सकता है, विटामिन डी की ज़्यादातर 90% कोज है विटामिन डी इन कैल्शियम डेफिशिएंसी। अच्छा, तो विटामिन डी कैल्शियम डेफिशिएंसी उसको सफाइज करो एंड ऑब्जर्व करो। राइट, अगर जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये सप्लीमेंट से ठीक हो हो जाता है। जाएगा, राइट। अगर हमने वो जल्दी वाला टाइम मिस कर गया, 7-8 साल चले गए और डिफॉर्मिटी आपको दिख रही है, वारम भी है या वालगम है ना, नोकनीज है या बोलेग है, अगर ज्यादा है देन वी हैव टू थिंक अबाउट सम करेक्शन। राइट, तो फिर हमको उसको एड्रेस करना है। तो वो मेजर सर्जरी होता है क्या वो करेक्शन अगर सर्जरी? आपने सर्जरी की बात छेड़ी है हाँ। तो फिर सर्जरी की बात करते जी हैं। सर। सर्जरी में क्या था, अगर नोकनीज की सर्जरी, ये मेरा वो इंटरेस्टिंग, मेरा जी ये डेफिनेटली, पैशन है, ये ब्रांच, ये पर्टिकुलर टॉपिक। राइट, नोकनीज और जिनुवाल्गम और जिनुवारम की सर्जरी पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है। राइट, लेकिन मैं पहले का कंसेप्ट बताऊं। पहले जब सर्जरी होती थी तब हड्डी तोड़ते थे, कितना टेढ़ा है उतनी हड्डी बाहर निकालते थे, सीधा करते थे और बड़ी सी लंबी सी प्लेट लगाते थे, और फिर जब हड्डी जुड़ जाए फिर उसका चलना अलाउड था। ओके, ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर 30 और 35 ईयर्स। राइट, फिर एक इवोल्यूशन हुआ, नया कंसेप्ट आया, ग्रोथ मॉड्यूलेशन। पीटर स्टीवंस करके उन्होंने सोचा कि जहां से हड्डी ग्रो हो रही है उसके साथ कुछ किया जाए तो फिर हड्डी अपने आप सीधी हो जाए। राइट, ही गेट सक्सेस, उसको सक्सेस मिली, उसमें सफलता मिली उसमें, कि एक नया कंसेप्ट इवोल्यूशन, ग्रोथ मॉड्यूलेशन। एक सिस्टम बनाई गई जहां से ग्रोथ हो रहा है वहां पे कुछ मॉड्यूलेट किया जाए, और जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़े और अपने आप हड्डी सीधी हो सके। एक प्रिंसिपल का इवोल्यूशन हुआ और इट इज नाउ फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। हमने 2013 में एक पूरा अहमदाबाद में वर्कशॉप किया था और पीटर स्टीवंस खुद यहाँ पे आए थे, एंड वी कंडक्ट वन वर्कशॉप जो वो पॉपुलर तो बहुत सालों पहले हो गया, बट वी आर सो फॉर्चुनेट इनफ वो यहाँ पे आए एंड दैट कंसेप्ट इज कंप्लीटली फ्लरिश्ड। राइट, आपने ये सुना ही होगा, ब्रेसिस पहनते बच्चे यहाँ पे, जैसे जैसे वो टाइट करते हैं अपने आप सीधे होते जाते हैं। राइट, तो इसमें भी सेम प्रिंसिपल है, एक साइड की हड्डी को आप क्लिपिंग कर दो, जिसको हम 8 प्लेट सिस्टम बोलते हैं। ग्रोथ फाइसिस को कुछ नहीं करना है, लेकिन जो ग्रोथ प्लेट है वहां पे एक असेंबली लगा दो तो वो अपने आप असेंबली मूव होती जाती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी स्क्रू एंड प्लेट असेंबली अपने आप मूव होती जाएगी, और जैसे हाइट बढ़ी हड्डी अपने आप सीधी होती जाती है। राइट, और कोई लिम्ब लेंथ का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक पैर छोटा एक पैर लंबा ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जियोग्राफिकल है, सेंटर में से ही सीधी होती जाती है ना, वो जियोग्राफिकल है, क्लासिकल मैथमेटिक्स है उसमें, है ना, कि जैसे हाइट बढ़ी तो अपने आप सीधी होगी। राइट, एडवांटेज क्या है, क्या ये सर्जरी क्यों इतनी फ्लरिश हुई? क्योंकि जो पुरानी सर्जरी थी उसमें तो रेस्ट भी ज्यादा था, राइट, इंसिजन भी बड़ा था, बहुत बड़ा, आप स्कूल नहीं जा सकते थे जब तक हड्डी नहीं जुड़ी तब तक। हाँ, वेट बेरिंग ही नहीं चल नहीं पाएंगे। हाँ, तो आप जा कैसे पाएंगे? ये सर्जरी का बेनिफिट, ग्रोथ प्लेट डाल दी, नेक्स्ट डे पेशेंट घर चला जाएगा। अच्छा, वॉकिंग, हाँ, पेशेंट गो चला जाएगा क्योंकि हड्डी तोड़ी ही नहीं है आपने, वो उसी हड्डी पे प्लेट चिपका दी है, और नेक्स्ट डे पेशेंट वेंट टू होम, घर पे चला जाएगा। तीसरे दिन में अगर कंफर्टेबल है तो वो स्कूल भी जा सकता है। राइट, मतलब टाके वगैरह नहीं रहते? टाके है, अच्छा, 2 या 3 टाके हैं, ओके, 2 टाके या 3 टाके, फुल वेट बेरिंग तुरंत ही नेक्स्ट डे पे, राइट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी एक्टिविटी। वाओ, आपको जो करना है, माने खेल सकता है बच्चा, स्कूल जा सकता है, परफॉर्म ऑल रूटीन एक्टिविटी। सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है एवरी 3 महीने के बाद कि अभी कैसे वो काम कर रही है प्लेट, वो अपने आप कैसे इंप्रूव हो रहा है। बस प्लेट अपना काम करेगा, हाइट बढ़ेगी, पैर अपने आप धीरे धीरे सीधे होते जाते हैं। जब आपका लगा कि ये नाउ एवरीथिंग इज फाइन, ऑल बोन्स जो नॉर्मल एक्सिस पे आ गए हैं, देन यू रिमूव दिस प्लेट। अच्छा, माने नो मेजर डिसेबिलिटी, आपको रेस्ट भी ज्यादा नहीं करना है, हड्डी तोड़नी भी नहीं है, एंड देन यू विल गेट रिजल्ट विद इन 1 ईयर। 1 साल में ये बिल्कुल सीधा हो ही जाएगा, देन रिमूव दिस प्लेट।
मतलब एक रेगुलर फॉलोअप के अलावा बाकी कुछ नहीं करना नहीं, है। ध्यान नहीं रखना है। तो फिर फ्लरिश होगा ही ना सर ये सर्जरी इतना। हाँ, क्योंकि इसमें रेस्ट नहीं है, आपकी कोई एक्टिविटी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपका स्कूल टाइम नहीं बिगड़ रहा, एंड साथ में आप हड्डी तोड़ भी नहीं रहे हो, कुछ टेक्सचर भी चेंज नहीं हो रहा, एंगल भी वैसे भी चेंज नहीं हो रहा, वो अपने आप होगा, जैसे ग्रोथ होगा वैसे होगा ये। दैट्स व्हाई द सर्जरी इज। और जैसे उसमें क्या था पता है, आपको वेट करना पड़ता जब तक आपकी ग्रोथ प्लेट, आपका जो ग्रोइंग बोन है वो मैच्योर ना हो जाए, तब तक सर्जरी कर नहीं पाते थे। अभी तो आपका ड्यूरिंग ही ग्रोथ ही सीधा हो जाएगा। राइट। तो सर आपने अभी बोला कि 90% केसेस में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी होती है, राइट? तो जो इफ आई अज्यूम 10% में फ्लैट फुट का कुछ रोल है क्या? फ्लैट फुट भी बहुत अभी का आपने ये टॉपिक छेड़ा है ना, ये भी एकदम। क्योंकि सर मेरी ओपीडी में ना, मैं आपको बताऊं, मैं महीने में कम से कम 12-13 पेशेंट्स तो देखता ही हूँ कि जिनको मतलब बच्चे मतलब पेरेंट्स आते दिखाने के लिए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री बच्चा दिखा लेते हैं ऐसे कि उसका सर आर्च नहीं है, ये बहुत कॉमन है। अभी एक सर्वे था, हमने एक स्कूल में प्रोजेक्ट किया कि चलो ये 100 बच्चे ना उसका फ्लैट फुट के लिए एनालिसिस करते हैं रेंडम। तो यू नो दैट 28 किड्स हैविंग अ फ्लैट फुट आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100। मुझे तो था ऐसा कि 2-5% नहीं, दिस इज वेरी कॉमन। 28 बच्चों को फ्लैट फुट था। ये मैं सिर्फ ये क्लास का क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये 28 बच्चे थे ना, उसमें किसी को कंप्लेन नहीं थी। दिखने में लगता है कि वो फ्लैट फुट है, लेकिन वो बच्चे को कोई कंप्लेन नहीं था। लेकिन ये कंप्लेन किसकी होती है? ज्यादातर पेरेंट्स की होती है कि सर ये फ्लैट फुट है। तो मैं फ्लैट फुट का आपको बताऊं कि फ्लैट फुट है, कॉमन है, लेकिन ज्यादातर फ्लैट फुट है ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा। ज्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं देते। अगर अपन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो देयर आर एसिम्प्टोमेटिक फ्लैट फुट। राइट। माने वो सिम्टम्स नहीं करते। अगर आपके लिगामेंट्स ढीले हैं या फुट का शेप ऐसा है कि वो आर्च नहीं डेवलप हुई, वो फ्लैट है, तो ये फ्लैट फुट का ऑल फ्लैट फुट्स आर नॉट डिसीज फ्लैट फुट। मैं तो ऐसा भी बोलता हूँ, इट इज नॉट डिसीज फ्लैट फुट, ये जस्ट द शेप ऑफ दैट फुट, नेचुरल वेरिएशंस है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार जितने भी फ्लैट फुट है वहाँ वही एक ट्रीटमेंट चलती है, हम आर्च सपोर्ट दे देते हैं, है ना। तो इसका भी देयर आर सो मेनी मिथ, देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सीज कि किसको आर्च देनी चाहिए, किसको आर्च नहीं देनी चाहिए। लेकिन ग्रोसली मैं आपको बताऊं कि हर एक फ्लैट फुट को आर्च सपोर्ट की जरूरत नहीं है। राइट, है ना। ये थोड़ा ब्लंट लगेगा लेकिन नहीं, वही टॉक है अपना। हाँ, वही टॉक हर एक फ्लैट फुट को जरूरत नहीं है। द रीजन इज, बहुत अच्छे सर्वे हुए कि जिन बच्चों को फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट है, अगर उनको आर्च सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि हर एक की हमारी बिलीफ है कि अगर आर्च देंगे तो हमारी आर्च डेवलप हो जाएगी, ऐसा है। लेकिन देयर आर नो साइंटिफिक वे लाइक दैट कि जितनी आर्च सपोर्ट दिया उन सबको आर्च आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सर्वे हुआ कि जिनको आर्च सपोर्ट दिया था और जिनको आर्च सपोर्ट नहीं दिया था, और सबको फॉलो किया जाता है कि जिनको सपोर्ट दिया है मिडिल आर्च सपोर्ट, जिनको नहीं दिया, तो दोनों में फर्क क्या, व्हाट आर द एंड रिजल्ट। राइट। तो देयर आर मेन 3 कंक्लूसिव फाइंडिंग्स। जिनको आर्च सपोर्ट नहीं दिया था उनको आर्च डेवलप होने के चांसेस ज्यादा है। राइट, उनमें आर्च डेवलप हुआ। और जिनको दिया था उसमें कम रेट था, और किसी में तो नहीं भी था, क्यों, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। दूसरा रीजन, जिनको आर्च सपोर्ट दिया था उनको लॉन्ग टर्म में वो फुट पेन में कन्वर्ट हुआ, पेनफुल फ्लैट फुट पे कन्वर्ट हुआ। और जिनको नहीं दिया था वो फ्लैट फुट है लेकिन दे आर एसिम्प्टोमेटिक। राइट। और तीसरा मेन जो रीजन था वो ये था, यू नो, अभी के जो बच्चे हैं इसमें ये बहुत कॉमन है, दैट विल गिव ए लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। क्या पता है कि अगर 100 किड्स है उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं उसके क्लास में कि जिनका फुट में आर्च सपोर्ट दिया,
तो वो मानने लगते हैं कि माई फुट इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, वो अलग से जो आर्च सपोर्ट देते हैं उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, अभी तो बट शूज में इनबिल्ट आते वो हैं ना इनबिल्ट, ऐसे। दैट इज ए नेचुरल। मैं जो बात कर रहा हूँ जो वो added- इंसोल की बात कर रहा हूँ कि आपने अलग से दिलवाए हैं। तो वो तो साइकोलॉजिकली खुद को बाकी बच्चों से कम ही समझेगा ना, बहुत ही ऑब्वियस चीज है। हाँ, तो दैट विल गिव a lot of psychological impact. My Definitely. foot is not normal. डेफिनेटली। And long term overall they give a big impact. So there are 3 reasons कि हर एक बच्चे को, फ्लैट फुट वाले बच्चे को एडिशनल इंसोल देने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली। एंड दिस इज वेरी रूटीन। कई बार हमारी ओपीडी कंसल्टिंग रूम में पेरेंट्स आते हैं, पता है, वो बैग लेके आते हैं कि जिसके साथ ये इंसोल बनाया हमने, ये बनाया, किसी ने वो कहा। अच्छा, इंसोल्स लेके आते हैं? इंसोल लेके आते हैं सर, इतनी वैरायटी है इंसोल की और हमने इतने इंसोल बनाए हैं, लेकिन पता नहीं हर एक वो इसको सर कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा। हाँ। और कई बार मैं बच्चे को पूछता हूँ, बेटा ये आपको कंफर्टेबल और ये पसंद है? सर मेरे को ये जो आर्च वाले जितने हैं ना, इसमें से एक भी आर्च पसंद नहीं है। और मोस्ट 90% किड्स ऐसे बोलते हैं कि हमको ये पहनना पसंद नहीं है। राइट। दैट गिव्स लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। क्यों? उसको जरूरत नहीं है इसलिए। राइट। क्योंकि ऑल किड्स आर नॉट रिक्वायर्ड द एडिशनल इंसोल। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। Then they should use a good medial support shoes, sport shoes. स्पोर्ट शूज, आइडियल इट्स अ स्पोर्ट शूज। Right. या यू डू सम फिजियोथेरापी या कसरत करो अपने फुट की। देखो हमारे बचपन में हम बहुत बार बेयर फुट चले हैं, Right. है ना? तो बेयर फुट का भी एक साइंस है। Barefoot walking is good. बेयर फुट वॉकिंग, जिनको फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है उनको तो बेयर फुट या रेत पे चलना इट इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल। बहुत अच्छा है उनके लिए अगर बेयर Arch फुट develop होगा उनका। हाँ, मसल्स मजबूत होंगे, आपके इंट्रिंसिक मसल वो स्ट्रेंथन होंगे। आप टो वॉकिंग करिए, आप हिल वॉकिंग करिए, Right. आउट बॉर्डर वॉकिंग करिए, दैट विल स्ट्रेंथन योर इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट। तो physiotherapy can help. या दैट थेरेपी वो अपने आप कर सकते हैं। Right. दैट विल बी वेरी यूजफुल। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, यहाँ रेत मिलना मुश्किल है ना अपने इधर। रेत नहीं मिल रहा है तो लोन तो है ही। लोन पे बेयरफुट चलो, लोन पे Barefoot grass पे तो वॉक कर ही सकते। चलो ना, लोन पे आप चलो ना, ग्रास की लोन है उस पे आप 15 मिनट बच्चों को चलाओ, Right. वेरी बेनिफिशियल। मैं तो ये बोलूंगा, अगर आप टो वॉकिंग, हिल वॉकिंग, लेटल बॉर्डर वॉकिंग, बेयर फुट वॉकिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ इंसोल, Insoles. वेराइटीज ऑफ इंसोल्स। Very true. हाँ, तो ये बहुत बर्निंग इश्यूज है। तो ये सर अभी ना ये जूतों का आया है टॉपिक, तो एक मेरा बहुत ही इंटरेस्ट वाली चीज है ये। मैं अभी तक कन्विंस नहीं कर पाया हूँ किसी को। अनफॉर्चुनेटली माय सन इज 3.5। अभी उसके वो जो प्ले ग्रुप्स वगैरह में जाता है अभी खेलने के लिए, तो वहां पर 90% ऑफ किड्स वेयर दैट लूज प्लास्टिक शूज तो नहीं होते, वो सैंडल्स जैसा Sandal पहनते जैसे, हैं। yes. कंपनी का नाम नहीं बोलते, उसी से फेमस है वो। हाँ। ठीक है। तो अभी मतलब मुझे तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो लूज फुटवेयर आपका वॉक खराब करेगा, आपका आर्च खराब करेगा, सब खराब करेगा। इनिशियली वो स्पोर्ट शूज पहन के गया। अभी स्कूल में ही कल्चर ये है, अभी स्कूल में ही ऐसा, क्योंकि वो इजीली निकाल सकते हैं बच्चे, यस, इजीली निकालेंगे। वहाँ स्कूल में उनको दिक्कत नहीं आएगी, जो टेक केयर कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी, वो खुद ही निकाल सकते, खुद ही पहन सकते। तो बस उनकी ये आलस की वजह से अभी मैं देख रहा हूँ ना, जितने भी बच्चे हैं उसमें से 90% बच्चे वो लूज जूते पहन रहे हैं। पसंद कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो आइडियली नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। मतलब ये कंप्लीटली मैं इसके अगेंस्ट हूँ। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? माने शूज कैसा होना चाहिए आइडिया? हाँ, यस प्लीज। जो शूज का आगे का पोर्शन है ना, उसको बोलते हैं टॉ बॉक्स। ओके, वो जो टॉ बॉक्स है वो एकदम टाइट नहीं होनी चाहिए और लूज भी नहीं होने चाहिए। माने टॉ बॉक्स जब जाए तो वहां पे थोड़ी जगह रहनी चाहिए, सो दैट गिव्स अ प्रॉपर एरेशन। शूज का जो फ्लोर है, जब आपने बोला ना कि वो प्लास्टिक है, वो स्पॉन्जी नहीं होते। तो ये जो शूज के जो फ्लोर है ना, वो थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। आपके जो जर्क्स है फुट के, क्योंकि अगर आपको
आर्च है, व्हाट इज आर्च? आर्च इज नेचुरल जंपर्स, राइट। वो जितने भी शॉक्स है वो एब्सॉर्ब करते हैं। तो अगर आप शूज पहनते हो ना तो आपका जो नीचे का जो फोर्सेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इंजरी के चांसेस कम है। अगर आपने देखा होगा कभी बच्चों को रात को आके बोलते हैं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और उसको पूछो कि आप क्या पहनते हो, तो उसमें बहुत सिमिलरिटीज मिलेगी। जो आप बोल रहे हैं ना वो लूज प्लास्टिक वाला चप्पल, देयर आर हाई चांस, क्योंकि आपने जो एब्सॉर्ब है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है ना, स्नगली फिट नहीं है, तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर इफेक्ट तो करेगा ही, राइट। है ना। तो आइडियल ये कि मेरे हिसाब से बेस्ट है कि डेफिनेटली स्पोर्ट्स शूज पहनना चाहिए, नॉट लूज, नॉट टू टाइट, इट्स अ कंफर्टेबल शूज, और ज्यादातर आवर्स वो शूज में निकलनी चाहिए। स्पोर्ट्स आइडियली शूज में ही होना चाहिए। मैं तो ये स्कूल जो बच्चे हैं ना आजकल वो पहन के जाते हैं ना, स्पेशल उनके आते हैं, हाँ, मैं उसके flats. थोड़ा I don't like that. हाँ, तो वो भी एक चीज है, अपने को वो भी काम करना है कि तो करते हैं सर हम। स्कूल के जो शूज है ना, हम एप्लीकेशंस एक्चुअली हमें डालना चाहिए, एंड वी शुड मेक श्योर कि ये जो है ये स्कूल के अगर कोई टीचर देख रहे हैं या प्रिंसिपल देख रहे हैं तो एटलीस्ट दे शुड इम्प्लीमेंट दिस। Yes. मतलब हमसे बेटर तो कोई एडवाइस नहीं दे पाएगा इस पे। आई डोंट थिंक सो। नहीं, चप्पल स्लीपर है लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है ना वो थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। और मैं फ्लैट फुट वाले बच्चों को तो बोलता ही हूँ कि उसको हाई हील नहीं पहनना है ना। हाई हील आप देखेंगे इट विल ऑल वर्सन योर फ्लैट, वो आपकी आर्च को और वर्सन करेगी, सो इट इज नॉट एडवाइसेबल। राइट सर, फ्लैट फुट से भी आप मुझे बताइए वो ज्यादा है कॉमन कि कम कॉमन है? इट इज वेरी कॉमन। नहीं, फ्लैट फुट जितना ही कॉमन है क्या क्लब फुट? अच्छा, क्लब फुट की बात कर रहे हो? हाँ, फ्लैट फुट और क्लब फुट मिला जुला लगता है। हाँ, इसीलिए मतलब कि फ्लैट फुट का जितना प्रेवलेंस है क्लब फुट का उतना है, उससे ज्यादा है कि कम है? देखो, क्लब फुट इज अ डिफॉर्मिटी, डेफिनेटली। फ्लैट फुट तो कई बार एसिम्प्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक है। सो फ्लैट फुट के इंसिडेंस ज्यादा है कंपेरेटिव टू क्लब फुट, लेकिन क्लब फुट इज अ डिफॉर्मिटी अगर सबसे कॉमन लिम्ब की डिफॉर्मिटी माना जाए तो वो क्लब फुट है, राइट। है ना। अगर आप रेशियो देखो ना, अगर हम बात कर रहे हैं ना, एवरी 2.5 मिनट्स, 2.5 मिनट्स में एक बच्चा पैदा होता है क्लब फुट का। ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ है। हाँ, इंसिडेंस बहुत है। इट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कंजेनाइटल लिम्ब डिफॉर्मिटी इन द वर्ल्ड, बहुत कॉमन है। लेकिन भगवान भी एकदम वो है, डिफॉर्मिटी ज्यादा दे रहे हैं, उसका मैनेजमेंट भी बढ़िया है। राइट। अगर क्लब फुट को आप ट्रीट करो तो क्लब फुट है ही नहीं। ओके। क्लब फुट है क्या, पहले तो हम वो समझते हैं। जी सर। क्लब फुट माने, क्लब माने क्या, हॉकी का आप एंड देखो, माने हॉकी जैसा फुट हो जाना, उसको बोलते हैं क्लब फुट। क्लब फुट 4 डिफॉर्मिटी का मिश्रण है। उस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये पंजा है वो अंदर की तरफ मुड़ा, हील अंदर की तरफ मुड़ी है और हील लॉक किया जाता है, माने पूरा फुट है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। उल्टा ऐसे अंदर क्या उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं क्लब फुट। और दैट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट डिफॉर्मिटी, और यही एक डिफॉर्मिटी है जिसमें इफ टाइमली ट्रीट किया जाए तो यू विल गेट मोर देन 92% रिजल्ट। वाओ। अगर आप हिस्ट्री देखो ना, देयर आर सो मेनी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिनको क्लब फुट था, राइट, they are treated nicely and they get a gold medal Wow. Olympic। तो ये बहुत कॉमनेस्ट डिफॉर्मिटी है। तो सर आपने अभी बताया कि जिनको क्लब फुट था उन्होंने ओलंपिक गोल्ड भी जीता है, सो इफ यू कैन प्लीज गिव अस फ्यू नेम्स। क्रिस्टो यामागुची, राइट, ट्रॉय एकमैन, so they, I think that two they win a gold medal। वाओ। so they have a club foot, they are nicely treated, अच्छी तरह से ट्रीट हुए, राइट, और they can do a routine all sports and everything। वाओ। so it's a treatable deformity Right. in short। तो सर जो पहले ट्रीटमेंट था उसका और अभी का जो क्लब फुट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? यस, ये बात बढ़िया है कि मैं इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है।
इग्नाशियो पोंसेटी करके हम्म आईओवा यूएसए में उन्होंने पूरा लाइफ डिवोट किया क्लब फुट के ऊपर। हम्म ई पब्लिश अच्छा पेपर और एक टेक्निक बताई, पोंसेटी टेक्निक। 1962 में पब्लिश हुआ था वो आर्टिकल, पॉपुलराइज नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो जो बेसिक प्रिंसिपल था उसका कि हमको ऐसे प्लास्टर लगाना है जहाँ पे वो टेक्निक है कि वो कैसे प्लास्टर लगाना है। तो वो टेक्निक में कहाँ पे थंब रखना है और कैसे उसको प्लास्टर लगाने से पहले उसका मैनिपुलेशन करना है। राइट। पुरानी भी टेक्निक थी और ये टेक्निक, अगर आप हिस्ट्री देखो ना, पुरानी टेक्निक में थंब अलग जगह पे रखते थे, ये टेक्निक में थंब अलग जगह पे रखते थे। राइट। दोनों का फर्क सिर्फ 1 सेंटीमीटर का था। ओह लेकिन हिस्ट्री बता रही है कि ये पुराना टेक्निक से नई टेक्निक पे शिफ्ट होने के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और यू कैन से ऑल वर्ल्ड टेक 30 इयर्स। 1 सेंटीमीटर को खिसकने के लिए हमने 30 साल लिए। राइट। 30 इयर्स के बाद वो टेक्निक पॉपुलर हुई। जब मैं रेसिडेंसी में था तब जब हम क्लब फुट की सर्जरी का लिस्ट, बड़ा लिस्ट हुआ करता था, और वो सर्जरी में क्या प्लास्टर तो लगते थे लेकिन रिलैप्स बहुत कॉमन था। राइट। बार बार ये डिफॉर्मिटी आ जाती थी, डिफॉर्मिटी पूरी ट्रीट नहीं होती थी, ये ट्रीट करने के बाद पेन की इंसिडेंस ज़्यादा रहते थे। लेकिन जब ये पोंसेटी आए तो पूरा इवोल्यूशन हुआ ये ट्रीटमेंट का। ये क्लब फुट का पूरा जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो बदल गया। तो इसमें मैनेजमेंट होता कैसे, तो हर हफ्ते में प्लास्टर लगाते, एवरी वीकली प्लास्टर्स। राइट। एवरी वीकली प्लास्टर्स, उसके बाद छोटी सी प्रोसीजर जिसको बोलते हैं टीनोटोमी। सो 5 से 6 प्लास्टर के बाद छोटी सी प्रोसीजर, और वो भी प्रोसीजर क्या पता है, उसमें स्टिच भी नहीं है, उसमें एनेस्थेसिया भी नहीं देना है, और इसमें पेशेंट माने बच्चे को एडमिट भी नहीं करना है। सो इट्स ए स्टिच लेस प्रोसीजर। और उसके बाद इसमें एक भी स्टिच नहीं आएगा। जब आप पहले हमारे रेसिडेंसी के टाइम पे जब हम सर्जरी करते थे, बड़ा इंसिजन पूरा फुट खोलते थे और सर्जरी होती थी। पेशेंट एडमिशन 5 दिन के लिए एडमिट रहता था, मल्टीपल टाइम प्रोसीजर्स, मल्टीपल टाइम ड्रेसिंग्स, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं थे। जब ये पोंसेटी टेक्निक इस्टेब्लिश हुई, अगर आप फुट को देखेंगे ना, कहीं निशान भी नहीं है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट हुई है। सो इट्स अ बिग इवोल्यूशन आफ्टर ये पोंसेटी टेक्निक के बाद। क्लब फुट अगर शॉर्ट टर्म में बोला जाए ना, तो डिफॉर्मिटी रही नहीं। राइट। तो सर ये फॉर एग्जांपल मान लो बर्थ के तुरंत बाद वो समझ में ही आ जाएगा कि क्लब फुट डिफॉर्मिटी है, ठीक है, पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को। यस। तो ऐसे केस में पेरेंट्स को कितना जल्दी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करना चाहिए? यस। जैसे बच्चे का जन्म हुआ और आपने पैर ऐसे देखे, तो पोंसेटी प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल। राइट। रीजन इज, जब बच्चे का बर्थ ही हुआ है तो उसके लिगामेंट, उसके टिश्यू वो एकदम लैक्स है। तो इट इज वेरी इजी टू मोल्ड इट। बहुत ही फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल है, तो वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, इजीली मोल्डेबल है, तो आपको डिफॉर्मिटी को इजीली करेक्ट कर सकते हो। जैसे आप लेट होते जाते हैं तो वो रिजिडिटी बढ़ती जाती है ना, तो फिर आपका रिजल्ट का जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होता है, प्रोग्नोसिस कम होगा, प्रोग्नोसिस ऐसा होगा। सो आइडियल टाइमिंग इज एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 1 वीक आफ्टर बर्थ। राइट, मतलब विद इन 1 वीक आपके पास 7 दिन का समय है। उसके बाद में क्लब फुट का पहला पोंसेटी प्लास्टर लग ही जाना चाहिए। राइट, विद इन 7 डेज लग जाना चाहिए। और सर ये प्रोसीजर कितना लंबा चलता है, मतलब कितने सीरीज ऑफ प्लास्टर होते हैं? आइडियली डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ डिफॉर्मिटी, लेकिन माय एक्सपीरियंस 5 to 6 प्लास्टर, 5 से 6 प्लास्टर एवरी वीकली, देन टीनोटोमी, फिर से एक प्लास्टर वो 3 हफ्ते का। माने अगर आप फर्स्ट डे पे शुरू हो गया आपकी ट्रीटमेंट, तो विद इन 2 months फुट बिकम एब्सोल्युटली नॉर्मल। राइट।
2 महीने का 2 काम महीने है। में सब ठीक। हाँ 2 महीने का काम है, लाइफ बन जाती है। राइट। वरना देखो अभी भी वी आर सीइंग सो मेनी नॉन ट्रीटेड, निग्लेक्टेड में नहीं बोलता हूँ कि इट इज निग्लेक्टेड CTEV, बट इज अनट्रीटेड। इसको Right. ट्रीट नहीं किया है, जिसको अगर आप देखो इट्स ए परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर क्लब फुट उस पर ट्रीट नहीं हुआ ना, तो आप देखते होंगे ऐसे बच्चे चलते हैं, है ना। डिसेबिलिटी के डिसएडवांटेज आप देखो ना, डिफिकल्टी वॉकिंग, सोशल बर्डन, हाँ, बहुत इकोनॉमिकल बर्डन, बहुत ही ज्यादा, एवरीथिंग इज देयर इफ वी विल मिस द टाइम। पॉन्सेल्टी ने ऐसा बोला कि आई प्रे टू गॉड, मैं प्रे करता हूँ कि क्लब फुट का बच्चा विद इन अ फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ वो सीधा पहले प्लास्टर में लग जाना चाहिए, उसका पहला प्लास्टर लग जाना चाहिए। दैट इज ए ब्लेसिंग फॉर द किड। वो जो बच्चा उसके लिए ब्लेसिंग है वो। तो सर एक ना एक बहुत ही बढ़िया इंस्टाग्राम पे पेज है हाँ फिजियोथेरापिस्ट का, तो उसमें वो लोग ऐसे चीज़ों को ऐसे एक्सपोज करते हैं। उसमें एक अभी क्या डिग्री है उस डॉक्टर का वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो ना वो जो टचक कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं ना जिसको, मतलब सिंपल भाषा में, अच्छा उनका क्या है काम वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे कटक बुला के एक बच्चे का CTEV करेक्शन कर रहे थे, वैसा वीडियो देखा मैंने। अच्छा। सो डोंट यू थिंक इट्स अ क्राइम? पहले तो ये मैं बिलीव बताऊं कि क्लब फुट इट्स ए डिफॉर्मिटी, और डिफॉर्मिटी माने क्या पता है, ये जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो गया है, और उसके बाद सराउंडिंग टिश्यू ने वो डिसलोकेशन का एकोमोडेशन लिया है, वो डिसलोकेशन हुआ है, इसलिए यह सॉफ्ट टिश्यू शॉर्ट हो गई है। तो जब तक बेसिक पैथोलॉजी वही है, अगर आप वो जॉइंट को रीलोकेट नहीं करेंगे तो आपका डिफॉर्मिटी करेक्ट होगा ही नहीं। मैं आपकी जैसे आपने ये बोला कि ऐसा टक आवाज करके ट्रीट होते हैं, हमको भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर इसकी कसरत करो ये ठीक हो जाएगा, फिर इसको ये स्पेशल शूज बनाओ विदाउट करेक्शन ये ठीक हो जाएगा। फिर कई बार तो ऐसा होता अभी कुछ नहीं करना है, अब 5 साल के बाद करो, बाद में ठीक हो जाएगा। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा ये सब देयर बिलीफ, देयर आर नो प्रॉपर साइंस अबाउट इट। मुझे तो लगता है ये सब चीजें करने वाले क्रिमिनल्स है ऐसे। आप समझिए छोटा बच्चा है, उसका वो बड़ा होगा, वो डिफॉर्मिटी के साथ रहेगा, पूरा जीवन उसका खराब होगा। तो अगले को उतना तो समझना चाहिए कि जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, हाँ वहाँ मुझे मेरी चोंच नहीं डालनी चाहिए, जहाँ रुकना तो चाहिए। हाँ At least we have to understand। मतलब दिस इज अ क्राइम, आई स्ट्रांगली बिलीव दिस कि ये क्राइम है। ये डेफिनेटली ये जो साइड थेरापी है ना, लाइक कि भी फिजियोथेरापी की उसकी कसरत की जरूरत है उनको, कब जरूरत पड़ेगी? वंस यू करेक्ट द डिफॉर्मिटी। यस, अगर आपने करेक्ट कर दिया उसके बाद मेंटेन करने के लिए जरूरी है डेफिनेटली। दैट स्पेशल शूज रिक्वायर्ड, दैट भी बोलते हैं फुट एब्डक्शन ब्रेस, वो मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। राइट, फिर से ना हो जाए वो, हाँ वो डिफॉर्मिटी वापस ना आए, लेकिन वो प्राइमरीली वी मेक ए स्पेशल शूज और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, ये सब गलत बात है। ये सिर्फ फिर होता क्या पता है इसमें, अगर आप क्लब फुट को ट्रीट कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, देयर आर सो मेनी केसेस, वो प्रॉपरली रीलोकेट नहीं होता है ना, तो वो फुट रिजिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट क्लब फुट कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स क्लब फुट, राइट, देन उसको करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, एंड दैट लीड्स ए परमानेंट बोनी डिफॉर्मिटी। क्यों? हड्डी ग्रो करती है बच्चों में, और वैसे ही डिफॉर्म रहा तो वो टेढ़ा ग्रो करेगा ना, तो पूरे बोन के शेप ही चेंज हो जाते हैं, एंड that bones will not remodel, definitely, and that will lead a permanent disability, deformity, yes, permanent deformity, है ना। तो डेफिनेटली ये क्लब फुट के लिए तो there is no other treatment, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ही जाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के अलावा कोई इसको ट्रीट नहीं कर पाएगा, राइट? माने अगर क्लब फुट है तो, हाँ, क्लब फुट है तो फिर आपको, लेकिन क्लब फुट कई बार क्या होता है, पोजिशनल डिफॉर्मिटी लुक्स लाइक क्लब फुट बट इट्स नॉट क्लब फुट, बट वो डिफरेंशिएट तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही करेंगे बाबा। यस,
वो भी है। वो किसी और को समझ में नहीं आएगा। ये डिफॉर्मिटी वैसे भी अगर आप देखो ना डॉक्टर रवि कि नावेडेज एवरीबडी हैज वन किड और टू किड्स। अगर आप देखो हमारे पापा और वो 5-6 किड्स थे, राइट। है ना, तो 5 में से ऐसा होता है इसको ये है चला लेंगे। पर अभी तो क्या हो गया, एक किड है 2 किड है ना, तो ये पेरेंट्स बिकम मोर अवेयर कि ना साइड ट्रीटमेंट देखने की वजह से व्हाट आर द एक्चुअल रीजन वो ढूंढना बहुत जरूरी है। ट्रू। बट सर जो जनरली इतने एजुकेटेड है, जितने अवेयर है, एजुकेटेड से बेटर आई वुड से अवेयर, यस जो लोग जितने अवेयर है वो तो सही जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अवेयर नहीं है चीज़ों को लेके, जिनको अवेयर बाजू वाले करते हैं यस या वहां जाके करा के आओ, हाँ मैं करा के आया ठीक हो। यस यस यस, लेकिन कई बार ये होती डिफॉर्मिटी है ना, वो डिफॉर्मिटी अलग भी होती अलग है ही ना। होती है, वही। दैट्स वाई ना ये है ना कि वहां मैं जाके आया हूँ लेकिन आपकी और इनकी सेम बात ही अलग है। आप तो कमर का दर्द दिखाने गए थे और अभी आप बोल रहे हो कि इस चीज के लिए चले जाओ ऐसे। कटक कर दो फिर कटक हो जाएगा इससे। सर ये ऐसा ही एक ना मेरे दिमाग में है बिलीफ जो बाजू वाले करते हैं घर में आके। हाँ जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है, हाँ उसको एकदम टाइट लपेट के वो सुला देते हैं, पैर सीधा करके, पैर खींच के कि पैर सीधा ही रहना चाहिए ऐसे, फिर उसको ऐसे कसेटो अपना जो कसेटो बांध देते हाँ बांध देते हैं उसका ऐसे एकदम क्लासिकल वो स्टाइल हाँ पे। एकदम सीधा। सो इज इट गुड? हाँ हमारी एक बुक है उसमें ये पिक्चर है तो लिखा है नीचे द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल, और ये हमारे गुजरात में तो ये बहुत कॉमन है। अच्छा हुआ तो उसको पूरा टाइट और पैर सीधे ऐसे और सिर्फ इसका मुंह दिखता है इतना और वो भी कवर करता है ना, तो ये पूरा बांध देते हैं। इसलिए मैं उसको कसेटो बोलता हूँ। हाँ कसेटो। हाँ और ये बहुत कॉमन है कि ये स्वेडलिंग भी बोलते हैं उसको, स्वेडलिंग और रैपिंग, ये जरूरी है कि नहीं है? तो आइडियली इट इज नॉट नीडेड। द रीजन इज या फिर इसकी बांधने की टेक्निक है जो हम खींच के बांध देते हैं जिसमें पैर सीधे रहते हैं। आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ द हिप जॉइंट। ये गोला जो गोला है, अगर पैर सीधे बांध देते हैं ना तो बच्चे का मूवमेंट ही नहीं रहेगा, हिप की मूवमेंट रहेगी नहीं। हिप बोल तभी स्टेबल होगा जब उसकी मूवमेंट होगी, राइट है ना, तभी आपका लिगामेंट थोड़ा स्ट्रेंथन होंगे, थोड़े स्ट्रांग होंगे, तभी ये काउंटर बनेगा, तभी उसका प्ले एरिया बनेगा। प्ले एरिया बनेगा। डेफिनेटली। तो ये बांध देंगे ना तो देयर आर चांसेस ऑफ डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया, हिप डिस्प्लास्टिक बन जाता है। ये बहुत कॉमन है और यही स्टाइल से बांधने में बहुत कॉमन है। अगर आपको बांधना है तो पैर अच्छी, उसकी भी एक टेक्निक है कि कैसे रैप करना है, कैसे स्वेडल करना है। लेकिन अगर हमारी ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल है ना वो इट इज नॉट एडवाइजेबल। उसमें बच्चों हाँ उसमें ये बिलीव किया बता, उससे नींद अच्छी आती है, उससे बच्चे को थोड़ा वार्म फील होता है। लेकिन उसके ऑप्शंस है, बच्चे जब बाहर आते हैं तो वो 20 घंटा 22 घंटा सोएगा ही, अगर आप उसको बांधेंगे नहीं बांधेंगे तो भी सोएगा। और वैसे पता है वेस्टर्न कल्चर में तो जब बर्थ होता है तो उसके बाद उसकी सोनोग्राफी होती है, उसको बोलते हैं DDH सोनोग्राम। जैसे पहले ही उसका स्कैनिंग हो जाता है उसको DDH है कि नहीं है। राइट। और हमारे यहाँ ये प्रोटोकॉल नहीं है, हम टेस्ट करने, हमारे जितने बच्चे आते हैं हमारे पास उसको हम टेस्ट करते कि उसको डिस्प्लाजिया है तो नहीं, राइट है ना, तो फिर हम अवेयर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो है नहीं, हर एक का सोनोग्राफी हो राइट। बर्थ होने के बाद, वो मैं बात कर रहा हूँ, वो सोनोग्राफी तो वो मिस हो जाता है। तो अपनी इंडियन प्रैक्टिस में ये जो DDH है वो ज्यादातर पकड़ में कब आता है पता है? जब बच्चा चलना शुरू करता है, तब वो एक पैर से अगर गोला बाहर है तो वो लिम्प करके चलेगा, लंगड़ा के चलेगा, तब पता लगता है यार वी मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर हम ये अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग बर्थ टाइम पे पकड़ लेते तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, ये लिम्पिंग नहीं होता, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 और 2.5 साल के बाद पता लगता है कि लिम्प कर रहा है, तभी बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। एंड दिस इज द टफेस्ट सर्जरी, राइट, है ना।
और उसी का रीजन भी कई बार ये हो सकता है कि हमने बांध दिया हो, क्योंकि तब इनस्टेबल था, अनस्टेबल था, और तब हमने टाइट कपड़ा बांध के वो गोले को निकाल दिया, और फिर उसका ग्रोथ वही डायरेक्शन में होगा। सो कई बार ये स्वेडलिंग वो डिसीज में कन्वर्ट करता है। तो क्या क्रेडल भी ये करता है क्या? क्रेडल में अभी क्या है, जब हम छोटे थे तब हमारा क्रेडल कैसा था पता है, वो ऐसा वो पूरा ऐसा टर्न होके, तो उसमें भी हिप अंदर की तरफ रहेगा। लेकिन अभी क्रेडल ऐसे आ गए लाइक दिस वन, माने स्क्वायर टाइप के, अब जो नए मॉडर्न क्रेडल है अच्छा। स्क्वायर। सो अगर आपको क्रेडल में रखना है तो वो स्क्वायर टाइप के, जहां पे पैर खुले हो सके, पैर ऐसे इकट्ठे ना हो जाए, पैर को मूव होने की जगह हो। राइट। हाँ, तो क्रेडल के भी टाइप है, आइडियली स्क्वायर वाले जो क्रेडल है वो यूज करना चाहिए। एंड आई विल नॉट रिकमेंड द स्वेडलिंग, माने ये कसोटा बोला, क्या बोला आपने? मैं कसोटा नहीं मैं करना। कसेटो बोलता हूँ। कसेटो जो आपने वो बोला, कसेटो मतलब कि वो कौन सा कोई है ना, बटरफ्लाई का। अच्छा, वो हाँ। पहले वाला जो फॉर्म है जिसमें वो होता है, फिर उसका हेड निकलता है और उसके बाद फिर उसके पंख निकलते हैं, देन इट फिर बिकम्स। नहीं, वो टाइट नहीं बांधना है डेफिनेटली, बिकॉज आप टाइट बांधने के चक्कर में कई बड़े डिसीज को तो इनवाइट नहीं कर रहे हो ना। राइट। बहुत इम्पोर्टेंट, स्वेडलिंग इट्स नॉट एडवाइजेबल। अगर आपको बांधना है तो फिर भी उसकी स्पेशल टेक्निक है, कैसे बाहर रखना है, एक जो एंड है उसका कपड़े का वो कहाँ पे लगा, देयर इज अ स्पेशल टेक्निक फॉर स्वेडलिंग। लेकिन ये टाइट स्वेडलिंग तो नहीं करा, इट इज नॉट रिकमेंडेड। राइट सर। एक ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि अभी बच्चे मोबाइल का यूज़ भी बहुत करते हैं, तो वो मोबाइल के यूज़ से जो बोनी प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ उनको होता है क्या? अभी तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, पहले मैं उसको रिट्रोस्पेक्टिव जाता हूँ कि ये इट माइट बी द रीजन। जब हम मोबाइल बच्चे पकड़ते हैं ना, क्योंकि मोबाइल बड़ा है, बच्चे का हाथ छोटा है, तो वो ज्यादातर क्या यूज करते हैं, थंब यूज करते हैं। और बच्चों में ये कंटिन्यूअस ये एक्शन से शायद यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। ट्रिगर बच्चों में होता है, इसको बोलते हैं ट्रिगर थंब। तो ये बिकॉज ऑफ दैट यूज मुझे लग रहा कि ये ट्रिगर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो रीजन ट्रिगर में होता क्या है, सपोज ये थंब है, तो वो पेरेंट्स नोटिस करते हैं, सर ये ऐसे हो गया है, ये सीधा नहीं हो रहा, वो पकड़ के करना पड़ता है। हाँ, और कई बार पकड़ के करके टक करके होता है, फिर अपना आप हो जाता है, फिर कई बार होता भी नहीं है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ट्रिगर थंब। और ये इंसिडेंस पता नहीं लास्ट में 5 से 7 साल में ये ट्रिगर का इंसिडेंस मैं ज्यादातर देख रहा हूँ। और दिस माइट बी द रीजन, राइट, ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, दैट माइट बी ट्रिगर कॉज ऑफ ट्रिगर कॉज ऑफ ट्रिगर, या ये भी हो सकता है। तो देखने को मिल रहा है ये। राइट। तो सर अभी मैं तो जानता ही हूँ कि यू आर very much into the spiritual thing, or we can say religious. तो कुछ insights जो हमारी फील्ड के जो सर्जन्स है या डॉक्टर्स है, जिनको इससे कुछ फायदा हो, जैसे अभी we were talking before the talk, yes, ये आपने बोला मुझे कि इतना काम करते हैं हम, साथ में हमें थोड़ा पॉज लेने की भी जरूरत है। तो पहले तो मैं वो करेक्ट करता हूँ, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल। अच्छा, ऐसा क्यों? रिलीजियस माने ये रिलीजन का जो हमने लिया है ना सबने, रिलीजियस माने हम किसी रिलीजन के हो गए। एक्चुअली रिलीजियस ये टर्मिनोलॉजी नहीं है, उसका अच्छी बात है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। लेकिन आध्यात्मिकता धर्म से अलग कैसे हो सकती है? धर्म माने अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन से। नहीं, ऐसा तो कहाँ धर्म में लिखा है कि इतना ही लिखा नहीं है, लेकिन हमारा परसेप्शन ऐसा हो गया है ना। बट सी व्हाट आई बिलीव सर, सॉरी मेरा थोड़ा अलग बिलीफ है इसमें, कि यू कैन नॉट बी स्पिरिचुअल इफ यू आर नॉट रिलीजियस, बिकॉज द रोड या फिर द रोड टू स्पिरिचुअलिटी गोज थ्रू द रिलीजन।
और बात सही है आपकी, ले जाता है स्पिरिचुअलिटी तक, लेकिन रिलीजियस और स्पिरिचुअल में फर्क है। रिलीजियस क्या है? बांधा हुआ, लिमिट से। मैं आपको बताऊं, जहां पे बंधन है वहां पे रिलीजियस है, लेकिन जर्नी हमारी अनंत की तरफ है, Right. इन्फिनिटी की तरफ है। True. तो इन्फिनिटी का मीनिंग है स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन से बंध जाएंगे, जो बंध गए ना वो खुल नहीं सकते, राइट है ना। इनिशिएशंस है, लेकिन वहां से भी आगे जाना है, राइट वहां से ऊपर उठना है। वहां रुकना नहीं है। हाँ, वहां रुकना नहीं है, हम रुक गए ना। द अल्टीमेट गोल अलग है। अल्टीमेट गोल है अपनी स्पिरिचुअलिटी, बंधन से अनंतता की तरफ, ये जर्नी है हमारी, राइट है ना। पहले बंधे, ये हमको यहाँ से बंधन है, लेकिन बंधन से भी आगे जाना वो स्पिरिचुअलिटी है। कैसे, वो मैं बताऊं आपको। तो ये है क्या स्पिरिचुअलिटी? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इट्स अ वे टू लिव ऑफ ह्यूमन बींग्स, ना। हमको जीने की कला है वो स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप देखा जाए ना, वी ऑल आर स्पिरिचुअल, राइट सिर्फ वो अवेयरनेस ही नहीं है कि हम स्पिरिचुअल है, या कई बार हमको वो फॉर्म डर लगता है कि मैं स्पिरिचुअल बोलूंगा तो मैं थोड़ा नीचा तो नहीं हो जाऊंगा ना। ये बहुत कॉमन है ना। लेकिन ये है ही नहीं, पता है। जहाँ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दे गोज टुगेदर, राइट ये अलग है ही नहीं। राइट स्पिरिचुअलिटी और साइंस अलग है ही नहीं, ये एक ही है। अगर आप देखो, हमारे वेदांत बोल रहे थे पहले कि देयर इज नो मैटर। अगर आप ये दिख रहा ग्लास, वो मैटर नहीं है ना। अभी साइंस ने माना कि ये मैटर एक्चुअली है ही नहीं। अगर आप उसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बीच में बचेगा क्या? तो वो भी एक तरंग है। राइट अगर आप देखो कि हमने माना ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो हमने वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में, रिलीजियस फॉर्म में देखा, इसीलिए हम समझ नहीं पाए। ये जितना ब्रह्म दिख रहा है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। तो क्या है, इस रिलीजियस की नजर से देखे तो ये बंधन हो गया। अगर स्पिरिचुअलिटी देखे तो लगे साला हाँ बात भी सही है, ये कुछ है ही नहीं, बाकी सब कुछ तरंग है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन वो लाइन तो दिया रिलीजन ने ना, हैं? वो जो लाइन है, अभी हमें उसको डिकोड करना है। हाँ, उसको डिकोड करना, वो कैसे करना, वो दिया तो रिलीजन ने। हाँ, रिलीजन ने दिया, लेकिन वहीं रुकना नहीं है। देन उसके बाद का जो स्टेप है, बस वहां अटक जाते, वो प्रॉब्लम है। बाकी वहां से भी आगे जर्नी है। यस, वहां आगे की ही जर्नी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है ना। उससे आगे मैं ज्ञान और अज्ञान के बारे में थोड़ा बोल दूं, है ना। हम बोलते हैं कि ये बात कर रहे, ये चर्चा कर रहे हैं ना, ये किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? ज्ञान की, है ना। कहीं मैं बोलूं कि ज्ञान बड़ा या अज्ञान बड़ा, आपको मैं पूछूं ज्ञान बड़ा या अज्ञान बड़ा? आई वुड से अज्ञान। क्यों? अहंकार नहीं लाएगा। हाँ, वो भी बात है। लेकिन अगर आप देखो ना कि ज्ञान बड़ी चीज़ है, ज्ञान से आप आगे बढ़ सकते, लेकिन ज्ञान में बोला सीमित है, अज्ञान की लिमिटलेस है ना। देयर आर सो मेनी चीज़ वो हमने जानी नहीं है, तो ज्ञान के भी पार्ट है। वहाँ पे हमको आना है कि जो मैं जानता हूँ ना वो बहुत सीमित है, जो मैं नहीं जानता हूँ ना वो तो बहुत कुछ असीमित है, उसकी वो लिमिट ही नहीं है। जब ये मोड़ में आ गए ना, तो फिर अहंकार अपने आप चला जाएगा, देखना, है ना। क्योंकि हमको वही मोड़ पे आना है, असीमित माने इन्फिनिटी की तरफ जाना है, और वही स्पिरिचुअलिटी है, वही लेके जाता है असीमितता की तरफ। तो ज्ञान से अज्ञान की तरफ रिवर्स लगेगा ये, ज्ञान से अज्ञान की तरफ, ज्ञान के अज्ञान की अवेयरनेस की तरफ, तो वो हमको लेके जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। अगर हम इन्फिनिटी की तरफ गए ना, फिर तो ये जर्नी वो अपने आप सहज लगती है ना। और हम यंगस्टर्स में ये बहुत कॉमन है। मैं पहले से बोलता हूँ कि योग क्या है ना। योग क्या है? योग वही है जो जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अभी की जो बिलीफ है, हम आसनास किए, थोड़े थोड़े प्राणायाम किया, और इसको हम योग मान लिया। इट इज नॉट ओनली योग। योग माने क्या?
जो अपने खुद को जोड़े और अपने खुद को इन्फिनिटी से जोड़े, वो योग है। और वो कब होगा? जब ही वी बिकम अवेयर। मैंने 3 कंडीशन आपको पहले बोली। क्लैरिटी इन माइंड, माइंड क्लियर है माने इंटेलेक्चुअल शार्प है। प्योरिटी इन हार्ट, राइट, है ना, इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। अगर अपने एग्जामिनेशन कोच पे सोया हुआ पेशेंट, हमको पहला ये कि हाउ कैन आई हेल्प, यस, उसको मैं कैसे मदद करूं। यस, जो पेशेंट्स आएंगे वो उसको तकलीफ है तभी आएगा ना, राइट, यहाँ कोई ऐसे तो आएंगे ऐसे तो नहीं आएंगे। True. सॉरी, इंटेंशन इस प्रायोरिटी उसकी क्या है कि उसको उसमें से कैसे बाहर निकाले, योर प्योरिटी। और थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायनेमिज्म इन योर एक्शन। ये तीनों का जब मिलन होगा ना तब योग होगा। राइट, क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट एंड डायनेमिज्म इन योर एक्शन। ये 3 का जब मिलन हो गया ना, कोई ताकत नहीं है आपको इन्फिनिटी का रास्ता में रोक नहीं सकता। एंड दैट गिव्स यू अ परफेक्शन। अगर आप सर्जरी देखो ना, आप सर्जरी में ये तीनों का मिलन हो गया ना, आप देखना सर्जरी, तो वो योग अपने आप बन जाएगा। राइट, 1 घंटे की सर्जरी आप कर रहे हो, पता आपको पता नहीं लगा कि 1 घंटा कहाँ चला गया। आप जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हो, इंसिजन से क्लोजर तक वो ध्यान हो गया। वही ध्यान है। और रीजन पता है भाई, आप इन्फिनिटी के साथ थे, आप अपने साथ थे, आप प्रेजेंट मोमेंट में थे। तो पता, प्रेजेंट मोमेंट इतना वाइड हो गया कि आपको पता ही नहीं लगा कि टाइम कैसे चला गया। राइट, तो दैट इज योर योग। वही अपना ध्यान है और वही अपनी प्रेजेंट मोमेंट है और वही अपनी इन्फिनिटी पे। जब सर्जरी अपने लिए ध्यान में कन्वर्ट हो गई ना, आप इन्फिनिटी पे पहुंच गए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको गूज़बम्प आने लगे, मेरे को गूज़बम्प आए, कहना क्या कि अपना ध्यान ही अपनी सर्जरी है, पता ही नहीं लगता। आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपका पैशन है कि खेलना, तो खेल में कितना टाइम गया पता नहीं चलेगा। राइट, है ना। तो वही है, बस वही सिंपल मेजर है अगर किसी को समझना है कि व्हाट इज योग फॉर यू, वही है। और आपको पता ही नहीं लगा टाइम कहाँ चला गया। दैट इज कॉल्ड टाइमलेस जोन। वंस यू आर एंटर्ड इन अ टाइमलेस जोन, उसी पे आप योग पे, दैट इज योर प्रेजेंट, व्हेन यू आर लिविंग इन कंप्लीट प्रेजेंट मोमेंट, तभी प्रेजेंट मोमेंट इतनी लंबी लगेगी। और सच्ची बताऊं, साइंस की व्हाट इज योर प्रेजेंट मोमेंट, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, अभी आप बोलूं मैं आपको, रवि राइट नाउ, तो ये राइट नाउ पे आ गए ना, तो यू जस्ट फील द इन्फिनिटी। वो राइट नाउ ही इन्फिनिटी है। तो वही अपने को सीखना है कि कैसे वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहे। ज्यादातर पता है ये दुखों का कारण क्या है पता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मन है ना, या पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। अब गौर करो। नहीं, इसीलिए तो इफ यू लिव इन प्रेजेंट, you definitely will give your 100%. There is, you don't have any option, you don't have any choice. आपके पास है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वही, आप सोच ही नहीं रहे हो ना कुछ। हाँ, वहां पे कुछ है ही नहीं। हाँ, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो। यू नो उसको है कि यू आर जस्ट बीइंग, you are just doing your job, you are just present, you are just doing your surgery, जो वैसे ही आपकी मसल मेमोरी में है, you just need to follow the steps. कुछ यू आर जस्ट बीइंग, आप ही हो और कुछ है being ही yourself only, नहीं। यू आर जस्ट योरसेल्फ। दिस इज सेल्फ बोला ना, वहां पे आता हूं मैं। दिस इज योर सेल्फ। सेल्फ है क्या? तो सेल्फ वो जो मोमेंट है, वो मोमेंट आपको लग रहा ना, वही आपकी सेल्फ है। Right. और जब सेल्फ का मिलन हो गया ना, ये तो बात बन गई। Then you get best results. नहीं, अभी ये जो बर्डन है ना, यू नो व्हाई द मेजर इश्यूज, अभी अपने मन दुखी कब होता है? यू नो व्हेन माइंड इज इन द पास्ट या माइंड इज इन द फ्यूचर। जब पास्ट में होगा ना, तब रिग्रेट्स होगी। True. या एंगर होगा, तो ये भी एक नेगेटिव इमोशंस हुई। जब माइंड फ्यूचर में होगा, तब एंजाइटी होगी, डर होगा,
वो भी एक नेगेटिव है। जब माइंड इस मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोलक की तरह होता है ना, यहाँ से यहाँ घूमता रहता है, वहाँ पे अपने को लाना यहाँ पे है, राइट नाउ। अगर ये प्रैक्टिस कर ली ना राइट नाउ, तो फिर हर लाइफ की मोमेंट एंथुजियाज्म से और जॉय से भरी है। Right. और यही प्रैक्टिस करनी है। सपोज हमने ये मोमेंट कर लिया, सो मोमेंट टू मोमेंट वो पॉइंट को लीनियर बनाना है। पॉइंट को लीनियर बना दिया ना, तो फिर ये दुख तो आएंगे लेकिन पता भी नहीं लगेगा, ये सब ऐसे ही निकल जाएंगे। राइट, ऐसा मैं मानता हूँ। और दैट इज माय एक्चुअली हाँ सर, ये सी तभी जब ये फील कर देना तब गूज़बम्प आता ही है कि सब सर्जरी करो ना, पता ही नहीं लगता। और कई बार वो सर्जरी की बात की तो दूसरी बार भी बताता हूँ मैं, कई बार अपने को आपने अहंकार की बात बोली ना, तो जब यू आर पासिंग इन अ वन सर्जरी स्टेज, कई बार ऐसा स्टेज आता है कि अपना पूरी स्किल, आपका पूरा इंटेलेक्चुअल, पूरी सपोर्टिंग सिस्टम फिर भी कई बार सेट नहीं होता। True. कई बार एक मोमेंट आती है वो हो जाता है ना। और वो हो जाने वाली जो मोमेंट है ना, वो आपको इंटेलेक्ट से वो बाहर है, वो आपको लगा कि हो गया यार, ये हो गया, ये रिडक्शन नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा बैठ था, गया। और बैठ गया, बच है ना? गए। बच गया। हाँ। और वो जो होने वाली मोमेंट है ना, वो जो मोमेंट है ना, दैट इज योर नेचर इज केयरिंग फॉर यू, ट्रू, है ना। तब आपको ले लेता है यार, आपने यू पुट अ बेस्ट एफर्ट्स, और कई बार ये हो जाता है। और ये करने वाली सी मोमेंट में से जब हम हो जाने वाली मोमेंट में आ जाते हैं ना, तब ये अपना डूअरशिप है ना, आपने अहंकार बोला, वो अपने आप शांत हो जाता है। ट्रू, क्यों बताए? ये डूअरशिप में से हो जाने वाले मोड में हो गए। शुरू किया था डूअरशिप में से, पहुंच गए हो जाने वाली मोमेंट, ये अपने आप हो गया, तो फिर आप फिर से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। राइट सर, मज़ा आ गया सर, बहुत ही एक्चुअली जो मैं बोल सकूं कि दिस वाज द बेस्ट फूड ऑफ माय ब्रेन आई हैड एक्चुअली। इतना अच्छा फीड हुआ है आज ब्रेन। मुझे भी अच्छा लगा। कितने देयर आर सो मेनी एवेन्यूज जब अपने आप वो हो रहे हैं। और पता, आप अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो भी प्रेजेंट मोमेंट को फील कर रहे हैं। ट्रू, दिस इज ट्रू प्रेजेंट मोमेंट। राइट, और अभी कुछ प्लानिंग भी नहीं है और वो है भी नहीं, वी आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा लग रहा हो इट्स लाइक इन्फिनिटी। ट्रू सर। अभी एक ना लास्ट सवाल जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं अभी, या जो ऑर्थोपेडिक्स कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, उनके लिए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एज अ ब्रांच कैसा है? एज यू आर प्रैक्टिसिंग, मार्केट में हो आप जानते हो प्रोज एंड कॉन्स, सो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एज अ ब्रांच परस्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? If you have a passion, it's a branch of choice. इसमें कोई डाउट ही नहीं है। Right. क्योंकि अगर आप मार्केट की बात करें, आप मार्केट शब्द यूज किया है, वो तो है ही। ह्यूज स्कोप। द रीजन इज अवेयरनेस। जब मैंने 20 साल पहले सोचा था, तब इतना पेशेंट्स भी कम होंगे या अवेयरनेस नहीं होगी। यूज अवेयरनेस। पेशेंट्स भी बहुत है, पीडियाट्रिक ट्रॉमा, पीडियाट्रिक डिफॉर्मिटी, डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी, यूज स्कोप, डाउट ही नहीं, इट्स ए ब्रांच ऑफ चॉइस। राइट, दूसरा, अगर आप ब्रांच चॉइस की सिलेक्शन में, आज ही मेरे साथ एक रेडियोलॉजिस्ट आए थे, तो पूछ रहे थे, सर अभी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं 1 साल तो मैं सुपर स्पेशलिज्म करूँ कि नहीं? तो मैं तो बोलूँगा कि सी नाउ इट्स टाइम फॉर सुपर स्पेशलिज्म। अगर आप सिर्फ जनरल ऑर्थोपेडिक्स करके बैठे हो, तो इफ यू वांट टू सेटल इन अ मेगा सिटीज, तो स्पेशलिटी तो करनी पड़ेगी। राइट, और हमारी स्पिरिचुअलिटी भी बोल रही है 100%। एक तत्व अभ्यासा। एक मैं स्लोगन बोलूँ, इसमें आपने किया है था ऑर्थोपेडिक अपकमिंग यंग बडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को काम आएगा। एक सूत्र है, समीकरण है, कोई आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये सही है। सतु दीर्घ काला नैर्यंतर्या, सतु दीर्घ काला नैर्यंतर्या
सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि, ऐसा प्रोवर्ब है कि कोई भी चीज आपको इस्टेब्लिश करनी है, इफ यू वांट टू सेटल, आपको हैबिट सेटल करनी है, यू टू एस्टैब्लिश योर प्रैक्टिस, तो ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कौन सी? सतु दीर्घ काला, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग टाइम। Right. ये कि एक दिन में नहीं हो जाएगा, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। सतु दीर्घ नैरंतर्य माने एवरी डे, इट शुड नॉट बी ब्रोकन, इट शुड बी फुल्ली डेडिकेशन, इट शुड बी फुल्ली कमिटेड, है ना, कि मैंने आज पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स किया, फिर बाद में मैं थोड़ा जॉइंट कर लूंगा, Right. तो इट इज नॉट लाइक दैट, Right. है ना। सतु दीर्घ काला नैरंतर्य विदाउट ब्रेक। एंड थर्ड थिंग, सत्कार सेवितो माने विथ ड्यू रिस्पेक्ट, है ना। अगर आपकी सर्जरी आप कर रहे हो, आपकी कोई भी ब्रांच हो, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर इंस्ट्रूमेंट से शुरू करते हैं, अगर आपने आपका इंस्ट्रूमेंट को रिस्पेक्ट नहीं किया, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर टिश्यूज, स्किन, मसल, बोन, इम्प्लांट्स, एवरीथिंग, अगर वो ड्यू रिस्पेक्ट से नहीं होगा ना, then perfection will never come. True. जो होना चाहिए हो तो जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन ऐसा है कि सतु दीर्घ काला नैरंतर्या सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि, ध्यान एंड ध्यान, इट विल एस्टैब्लिश। दृढ़ भूमि माने इट विल एस्टैब्लिश। इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश हैबिट्स व्हाटएवर, ऐसा है कि ये 3 चीज आ गई ना, फिर रिजल्ट बेहतरीन ही होगा। Right. इट इज अ टाइम टेस्टेड थिंग। Right. डेफिनेटली सर, बहुत मजा आया, सच में बहुत मुझे भी मजा आया। ग्रेट टाइम, ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि, इट वाज अ रियली गुड कन्वर्सेशन। सच में बहुत मजा आया। और मुझे तो सिर्फ मैं इतना ही बेस पे बताऊंगा कि ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन वी आर जस्ट बीइंग, राइट। तो इट्स अ गुड टाइम, रियली एंजॉयड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you. या